एनीमे के स्टार्टिंग में हमें एक असासिन दिखाया जाता है जिसके पीछे एक और असासिन आ जाता है जिसे देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि ये एक साइलेंट असासिन है जो लोगों को चाकू देने के लिए बहुत फेमस है। और जब उन दोनों की लड़ाई होती है तो वो उसे भी चाकू दे देता है। और ये एक फैंटेसी वर्ल्ड था। अब हमें अपनी असली दुनिया दिखाई जाती है जहाँ स्कूल की एक क्लास में कुछ बच्चे अपनी अपनी बकचोदियों में लगे थे। और इसी क्लास में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका की नाम अकीरा है। और क्लास वालों के लिए तो वो एकदम से गायब बंदा है, कोई उसे भाव तक नहीं देता। और जब वो अपना शांति से फोन चला रहा होता है तभी उसके फोन में ग्लिच होता है जिससे कि ऊपर एक ब्लैक पोर्टल खुल जाता है। और तभी क्लास में जितने भी जितने भी बच्चे थे वो यहाँ इस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इन सारे लोगों को यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया है। तभी यहाँ का किंग उनके सामने आता है और एक बुक डाउन बच्चों को बताता है कि बच्चों यहाँ तुम्हारा ऑडिशन होने वाला है जिससे हम चूज करेंगे कि कौन हीरो बनेगा और डीमन लॉर्ड को चाकू देगा जिससे हम सारे नल्ले आजाद हो जाएं। और जाबाज हीरो कौन बनेगा इसका कैसे पता लगाया जाए, वो इस बॉल से पता लगाया जाएगा। वो ये बॉल बताएगी कि किसकी कितनी औकात है। अगर ये लोग इस पर हाथ रखेंगे तो इनके स्टैक्स इनके सामने आ जाएंगे, पर अगर ये लोग दूर से भी अपने स्टैक्स देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। जिसके बाद ये सारे नल्ले उस पर हाथ लगा लगा के अपने स्टैक्स चेक करने लगते हैं। और हर किसी को अलग अलग पावर मिलती है जैसे हीलर फलाना दिखाना, पर इन लोगों को हीरो चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा जब अपने स्टैक्स को देखता है तो उसके स्टैक्स बहुत ही कमाल के थे और उसको असासिन्स की स्किल मिली होती है, यानी काली रातों में वो लोगों को चाकू देगा। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर है, टॉपर है और स्पोर्ट में भी अच्छा है। बेसिकली तुम इसे शर्मा जी का लड़का कह सकते हो। जब ये बालक अपने स्टैक्स को देखता है तो ये साला तो हीरो बन जाता है और ये देखकर तो उनकी फटकर चार हो जाती है। सारे लोग इसे अपना बाप मान लेते हैं कि भाई अब तुम ही डीमन लॉर्ड से हमें बचाओगे। पर जो अकीरा के स्टैक्स थे वो हीरो से भी ज्यादा कमाल के थे और उसके स्टैक्स अभी तक किसी ने देखे नहीं है। और वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने स्टैक्स को इन्हें नहीं दिखाएगा वरना नजर लग गई तो। उसके स्टैक्स में कंसीलमेंट का मैजिक भी था तो वो सोचता है कि वो अपनी प्रेजेंस को कंसीलिंग कर लेगा और गायब हो जाएगा। वो जब इनविजिबल होकर वहाँ से जा रहा था तो वो यहाँ कुछ कैमरास को देखता है और इतनी पुरानी जगह में सीसीटीवी कैमरास कहाँ से आ गए। कैमरास को देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग उस पर नजर रख रहे हैं। जिसके बाद सारे बच्चे लोग अपने रूम्स में आ जाते हैं और अकीरा अपने असासिन वाले कपड़े पहन लेता है। उसे बाहर जाने की चुल मचती है तो वो बाहर जाकर थोड़ा घूमने लगता है। वो यहाँ पर एक कमरे में आता है जहाँ यहाँ का राजा बैठा हुआ था। अकीरा को तो उस पर शक हो रहा था और उसे मारने का भी मन करता है क्योंकि ऊपर से इसकी शक्ल घू से भी ज्यादा गंदी है। और उसने डीमन लॉर्ड को मारने के बारे में भी पूरी बात नहीं बताई कि उसका क्या सीन है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है, ये बच्चे अचानक से इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए लेकिन भाई इन्हें घंटा किसी की चिंता नहीं है कि इनके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे रियल दुनिया में। वैसे भी क्या कर सकते हैं भाई, जापान है। जब ये लोग खाना पीना खाकर मजे कर रहे थे तो इनका लीडर सुकासा, हाँ वही टॉपर शर्मा जी का लड़का जो अब हीरो बन चुका है और इनका लीडर भी, वो उनसे कहता है दोस्तों खा खा के मोटे हो जाओगे क्या, यहाँ हमें डीमन लॉर्ड को मारने के लिए बुलाया गया है और तुम हो कि उनका राशन खत्म करने में लगे हो। हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा तभी हम उस डीमन लॉर्ड को चाकू दे पाएंगे। दूसरी तरफ हमें एक सैरिस नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि एक कमाल का वॉरियर है और दूर से अकीरा उसके ऊपर नजर रख रहा था। वो वहाँ से जाते जाते सोच रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। वैसे भी अब फोन तो नहीं है तो वो इंस्टा कैसे चलाएगा। तभी यहाँ सैरिस आता है जो कि अकीरा से कहता है क्या हुआ बबुआ। तो अकीरा सोचता है अरे बहनचोद ये मुझे कैसे दिख सकता है, मैंने तो कंसीलिंग मैजिक का यूज किया है ना। सैरिस कहता है देखो लद्दर चिंता मत करना, मेरी अखियाँ कमाल की हैं, सारिंगान से कम थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें देख नहीं सकता। मेरी आंखें बहुत कमाल की हैं जिस वजह से मैं तुम्हें कंसीलिंग मैजिक के बाद भी देख सकता हूँ। अब सैरिस ने उसे अपनी नंगी आंखों से देख लिया है तो अकीरा उसे मारने के लिए तैयार था। तो सैरिस उससे कहता है अरे शांत हो जाओ भैया, मैं किंग और प्रिंसेस को कुछ नहीं बताऊंगा। जिसके बाद ये दोनों बात करना शुरू करते हैं जहाँ अकीरा बताता है कि उसको इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, बस जो उसका कंसीलिंग मैजिक है वो मैक्स आउट हो रखा है। इसके अलावा उसके ज्यादातर स्किल जो है वो लेवल 1 से ऊपर है। अब उसको तो ये भी नहीं पता कि इन्हें बढ़ाना कैसे है। तो यहाँ पर सैरिस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अकीरा यहाँ पे उससे कहता है कि मैं तुमसे कोई भी काम फ्री में नहीं करवाना चाहता। सैरिस कहता है ठीक है, इसके बदले तुम मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताना कि वो दुनिया कैसी है। अकीरा अपने मन में सोचता है शिट वो दुनिया तो वैसे भी चूतियों से भरी हुई है। इसके बाद सैरिन अकीरा की दिल फाड़ के मदद करना स्टार्ट करता है। हमें पता चलता है कि इनकी दुनिया में नल्ले इंसान और डीमंस के अलावा एल्फ और बीस्ट भी होते हैं, लेकिन ये सब लोग अलग अलग कंटिनेंट में रहते हैं, यानी रेसिज्म यहाँ भी है। जिसके बाद सैरिन अकीरा को ट्रेन करना शुरू कर देता है। वो उससे घमंड फाड़ मेहनत करवाता है जिससे कि उसकी स्किल्स और ज्यादा अपग्रेड हो जाएं। और अकीरा भी उसे अपनी दुनिया के बारे में बहुत सारी
सारी चीजें बताता है कि अभी अभी वन पंच मैन का सीजन 3 रिलीज हुआ जो कि टट्टी से भी बेकार था और डीमन स्लेयर की मूवी ने इतनी ज्यादा कमाई करके एनिमे हिटर्स की गमान जला दी। और सेरिन स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, इन सारी चीजों के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सेरिन का एक दोस्त है जिसका की नाम गिल्स है। ये लोग बात करते हैं कि अकीरा के पास बहुत तरह की एबिलिटीज हैं और उसकी कंसीलिंग पावर भी मैक्स आउट है। वो लोग बात करते हैं जो पहला हीरो आया था वो भी जापान का ही एक बंदा था और वही पहला बंदा था जिसने स्किल को मैक्स आउट किया था। उसके अलावा आज तक अपनी स्किल को किसी ने भी मैक्स आउट नहीं किया। तभी यहाँ पे अकीरा आता है जो कि लाइब्रेरी गया था और वहाँ से एक बुक ले आया जो कि बहुत ही खतरनाक है। सेरिस बताता है कि हाँ ये बुक मेरी है और मैंने इसे छुपा दिया था क्योंकि इसके अंदर काफी खतरनाक रेसिपीज लिखी हुई हैं। सेरिस बताता है कि जो भी इस बुक में लिखा हुआ है वो सब सच है। यहाँ का किंग इस दुनिया के रूल्स को चेंज कर सकता है और इसके लिए वो किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है, चाहे वो कीमत उसके पीछे वाला हिस्सा क्यों ना हो। पर सेरिस कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो रॉयल फैमिली का बंदा है तो वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। अकीरा कहता है कि शिट, मैं पहले किंग के रूम में गया था, मैं उसे वहीं चौको दे सकता था, बहुत ही अच्छा मौका था, उसे पता भी नहीं था कि मैं उसके पीछे हूँ या नहीं। सेरिस कहता है देख भाई, भले ही तू असासिन है पर ऐसे किसी को मारना जरूरी नहीं है, तुम कोशिश करना कि अपनी दुनिया में बिना खून खराबे के चले जाओ। तो अकीरा इस बात से सहमत होता है क्योंकि वो अपनी मम्मी बहन को शकल भी नहीं दिखा पाएगा अगर उसने किसी की जान ली तो। अकीरा उससे पूछता है कि तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। सेरिस कहता है कि मैंने देखा जब तुम सबके सब यहाँ पर आए थे तो ज्यादातर लोग बिल्कुल फ्लो के साथ निकल लिए और जो ने बोला गया वो करने लगे, लेकिन तुम एक जाबाज बंदे की तरह चौकन्ने थे और सबसे अलग होकर और फार्मिंग कर कर घूम रहे थे। तुम्हारी ये चीज मुझे बहुत ही पसंद आई। इसके बाद ये लोग शहर में जाते हैं तो शहर के लोग इन्हें देखने लगते हैं कि भाई देखो हमारे हीरो आ गए जो हमें डेविल से बचाएंगे। लेकिन अकीरा इन छपरियों को इग्नोर कर देता है और नोटिस करता है कि दूर से एक कन्या उसे देख रही है। वो उस महिला के पास जाकर उससे पूछता है कि बहन जी आप ये क्या कर रही हो। वो लड़की उसे बताती है कि तुम लोगों को पता नहीं तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है। अकीरा पूछता है कैसी कुर्बानी, कि हम जैसों के लिए किसी ने अपने पीछे का छेद कुर्बान कर दिया। वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है जब तुम्हें ये चीज पता चल जाएंगी बालक तब हम बात करेंगे, और अपना ये जेंजी वाला एटीट्यूड दिखा के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पर भसड़ हो रही थी। ये सारे लोग यहाँ पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सेरिन भी छोटे छोटे बच्चों के साथ आया है उनकी मदद करने के लिए कि कहीं ये बच्चे डर कर अपने डायपर में ही न हक दें। और जो शर्मा जी का लोंडा सुकासा है उसके सर पर IIT के साथ यहाँ भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसको एक बॉम्ब दिया गया था इन डीमन की फाड़ने के लिए, मतलब उन्हें हराने के लिए नहीं, उन्हें गुमराह करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और उन पर अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी सुकासा उससे लड़ने के लिए जाता है पर वो ज्यादा देर तक अपनी ऑरा फार्मिंग नहीं कर पाता क्योंकि वो मॉन्स्टर उसे चौको दे देता है। पर तभी यहाँ पर हमारा जाबाज मेन कैरेक्टर कीरा आता है जो अपना फर्ज निभाते हुए मॉन्स्टर पर अटैक करना स्टार्ट करता है। पर इस मॉन्स्टर की चमड़ी बहुत ही मोटी थी, उसकी हार्ड चमड़ी होने के कारण उसकी तलवार टूट जाती है पर वो सुकासा को मरने से बचा लेता है। लेकिन सुकासा के दोनों हाथ टूट चुके हैं जिसका मतलब अब वो अपने नीचे वाले हथियार के साथ नहीं खेल पाएगा। उस हथियार को क्या उठाएगा, वो अपनी तलवार तक को नहीं उठा पाता। वो अपना आर्यन स्टार्ट करता है, मैं इतना कमजोर हूँ कि अपनी क्लास को भी नहीं बचा सकता। अकीरा मोटिवेशन देती हुए उसे कहता है और तुम्हें कौन बचाएगा, हीरोज का काम होता है दुनिया को बचाना और इसलिए तुम्हें अपने आप को भी बचा के रखना होगा। लेकिन सुकासा तो एकदम से बावला हो जाता है कि जैसे क्लास में इसके नंबर कम आ गए हों। नहीं नहीं, मैं तो एक हीरो हूँ ना, क्या मेरी इतनी ही औकात है, एक बैक बेंचर मुझसे आगे कैसे हो सकता है। सुकासा भाई एकदम से पागल हो जाता है। इन्हें पता चलता है कि सुकासा पे किसी ने कर्ज लगा दिया है जिससे वो इतना डिप्रेशन में चला गया। तभी वहाँ पर उनकी चैटर आती है जो कि स्पेल करके इस कर्ज को हटा सकती है। जब वो अपना स्पेल कास्ट करने का काम करती है तो इधर सेरिन और अकीरा उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सेरिन अपने लाइटनिंग स्पेल का यूज करता है जिससे वो ऐसे चमक जाता है जैसे उसे शैम्पू से धोया हो। दूसरी तरफ अकीरा अपने शैडो मैजिक का यूज करने लगता है। दोनों भाई दोनों तबाही। और इस मैजिक को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे चारों तरफ ग्राउंड में शैडो आ जाती हैं और उनमें से कुछ स्पेयर्स जैसी चीजें निकलती हैं और वो इन स्पेयर्स को मॉन्स्टर की कमान में घुसेड़ कर उसे घायल कर देता है और कुछ ही समय में वो इस मॉन्स्टर को मार भी देता है। पर तभी ज्यादा ऑरा फार्मिंग करने के चक्कर में अकीरा की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है पर सेरिन आकर उसकी पावर कंट्रोल करने में उसकी मदद करता है। हम देखते हैं कि इस पावर को इस्तेमाल करने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है तो वो ज्यादा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये पावर तो कहीं देखी लग रही है। जिसके बाद हमें सुहानी शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठे हुए होते हैं और बात करते हैं उस टाइम की जब ये लोग शैडो ट्रेनिंग कर रहे थे। ये एक एक्स्ट्रा स्किल है जिसके बारे में उसने पहले
कभी नहीं सुना था और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। सैरिन के बगैर तो वो इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। सैरिन उसके लिए कटाना लेकर आता है जो कि पहले हीरो ने बनाई थी और ये वो उस रॉयल आर्मी से चुरा कर लाया होता है। तो यहाँ पे वो नहीं चाहता कि किंग को इसके बारे में पता लगे वरना किंग उसके अंदर एक और छेद कर देगा। इसलिए उसने इस तलवार को अकीरा को दिया है। इस तलवार में कुछ इनिशियल्स भी लिखे होते हैं। उसमें लिखा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तलवार मेरे सक्सेसर को मिलेगी जिसकी औकात मुझसे ज्यादा हो और ये जरूरत होने पे काम आएगी। अकीरा कहता है कि मैं जरूर इस बंदे से मिलना चाहूंगा। और अगर हम बात करें अभी वाले हीरो की तो वो कर्ज लगने की वजह से डिप्रेशन में जा चुका है। तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसके सामने क्रिस्टल होता है और उसी का यूज करके उसने सुकासा के ऊपर कर्ज लगाया था। तभी यहाँ पे अकीरा आ जाता है और वो अपने हथियार को उस पर रख कर कहता है तुम कोई मैडम नहीं, तुम एक चुड़ैल हो। अब ये बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो बताती है कि वो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी, मतलब वो अपनी किंग के लिए ये सब कर रही है। जिसके बाद अकीरा यहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि इस प्रिंसेस या कह लो लेडी के पास और भी वो वाले क्रिस्टल थे जिन पे हर एक स्टूडेंट्स के नाम है और वो उन पर कर्ज लगा सकती है, यानी उनके तो घोड़े लग चुके हैं। अकीरा सैरिन के पास आकर ये सारी बातें उसे बता देता है और सैरिन को पहले ही शक था कि वो यहाँ पर ऐसी हरकतें करती है और अब लगता है कि किंग ने उसे अपनी पूरी चमची बना ली है, यानी वो उसके वश में हो चुकी है। वो अकीरा से कहता है कि शायद अब तुम्हें इस कैसल से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसका अगला टारगेट तुम हो सकते हो और इस वजह से अकीरा को छिप कर रहना पड़ेगा। वो जंगलों में रहने लगता है। जब वो जाकर वापस से वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत ही भीड़ थी। दूर से लगता है कि वहाँ भंडारा चल रहा है, जिसकी खुशी में वो जल्दी से वहाँ भाग कर जाता है। तो वहाँ जाकर उसे एक अच्छी खबर मिलती है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर कि सुकासा अब ठीक हो चुका है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही बुरी खबर है, इसे तो मर जाना चाहिए था। पर असली बुरी खबर तो ये है कि सैरिस का किसी ने मर्डर कर दिया है। उसकी छत्ती में किसी ने डिएगर डाल दिया है और वो डिएगर किसी और का नहीं बल्कि अकीरा का होता है। तो वहीं वो सबके सब लोग अकीरा पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। वो समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। यहाँ पर किंग आकर कहता है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और अकीरा उसके अटैक से बच के अपनी प्रेजेंस को कंसील कर लेता है। वो यहाँ पे गिल्स के पास आता है जो कि वही बंदा है जो कि सैरिन के साथ ही रहता था और उसे अकीरा पर पूरा भरोसा है। तो वो उसे बताता है कि किंग के जो पर्सनल असासिन्स हैं उन्होंने ही कमांडर सैरिन की जान ली है और अब उनका अगला टारगेट तुम हो। कमांडर ने अपने रूम के अंदर तुम्हारे लिए कुछ चीजें छोड़ी हैं, तुम वो सारी चीजें लेकर यहाँ से जल्दी भाग जाओ। जिसके बाद अकीरा वो सारा सामान लेकर वहाँ से अपनी नई जर्नी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ किंग कहता है कि अभी उसे इन बच्चों की जरूरत है और अगर बात रही अकीरा की तो वो उसे भी पकड़ लेगा। जिसके बाद हम पहले का सीन देखते हैं जहाँ सैरिन अकीरा को एक बहुत ही अच्छी छुपने की जगह बताता है और वो एक डंजन है जिस वजह से वहाँ खतरा तो है ही और ऊपर से पानी की भी कमी है। अकीरा उसे पूछता है तो फिर वहाँ सब क्यों नहीं जाते। सैरिन कहता है ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पानी की तो कमी है पर ऊपर से वहाँ मॉन्स्टर लोग अपनी पार्टी करने आते हैं जिस वजह से वो जगह बहुत ही खतरनाक है और तुम ज्यादा देर तक अपना कंसीलिंग मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बीस्ट जो है वो तुम्हारी स्मेल को सूंघ कर तुम्हारा पता लगा लेंगे। इसके अलावा सैरिन उसे बताता है कि वहाँ पर तुम अपनी स्किल को बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे तुम डीप जाओगे वैसे वैसे तुम्हें ताकतवर मॉन्स्टर मिलेंगे और तुम आसानी से उन्हें चाकू देकर अपनी स्किल को बढ़ा पाओगे। वो उसे एक और जगह के बारे में बताता है, एक टावर जिसके फ्लोर के ऊपर वो जैसे जैसे जाता रहेगा वैसे वैसे अलग अलग बॉसेस आते रहेंगे। उनको वो चाकू देगा तो उसके स्किल्स अनलॉक होते रहेंगे। जब वो 100 लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसका एक स्पेशल स्किल अनलॉक होगा जो कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब ये सब शुरू करने के लिए उसे पहले लेबिरिंथ ऑफ कैंटिंग में जाना होगा, वहीं से फ्लोर्स की स्टार्टिंग है और अकीरा यहाँ पर आ जाता है और सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर को हराना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद फाइनली उसके सामने खतरनाक मॉन्स्टर आता है जो कि उल्टा उसी को बहुत बुरी तरह से चाकू दे देता है। सच में भाई ये अकीरा को बहुत मारता है, मजा आ जाता है ये देखकर। अकीरा को अपनी औकात पता चलते ही समझ आ जाता है कि उसे अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करना ही होगा और शैडो मैजिक से वो उसे बहुत ही जल्दी हरा भी देता है। पर मरने से पहले मॉन्स्टर ने उसकी बहुत ही अच्छे से ली थी जिस वजह से अकीरा बेहोश हो जाता है। पर इसके बाद जो उसका स्किल सिस्टम था वो अपने आप ही इनहेंस हो जाता है जिससे कि उसका शैडो मैजिक खुद ही डीएक्टिवेट हो जाता है और साथ में वो अपने आप ही हील हो जाता है। दूसरी तरफ हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुकासा इन सब बंदों से कहता है कि हम सब लोगों को डीमन लॉर्ड को ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन ये सुनकर सबकी फट के चार हो जाती है क्योंकि हाल ही में कमांडर सैरिन को मारा जा चुका है और उनके बिना तो इनकी कोई भी औकात नहीं है। और इनके इस हालत को देखकर सुकासा को पता लग जाता है कि इन पर भी कर्ज लगा दिया गया है। पर यहाँ पे कुछ असली मर्द के बच्चे होते हैं जो सुकासा के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये लोग अपनी टीम बनाकर कैसल से निकल जाते हैं। टीम के अंदर एक असाहीना नाम का
बंदा कहता है मैंने अपनी तलवार से कुछ क्रिस्टल को एक रूम में काट के रख दिया था, पर मुझे नहीं पता कि ये स्वॉर्ड मेरे पास कैसे आई। दूसरी तरफ हम गिल्स को देखते हैं जो बताता है कि उसकी मैनिपुलेशन स्किल बहुत ही खतरनाक है, किसी भी कर्स से भी ज्यादा। तो वो आसानी से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। तो उसने आसाहीना को कंट्रोल करके उन 4-5 क्रिस्टल को तोड़वा दिया था, जिससे कि ये लोग कर्स नहीं हुए। जिसके बाद ये लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। आसाहीना यहाँ पे एक एनकाउंटर के बारे में सोचता है जब वो अकीरा से मिला था, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था। अकीरा उससे भीख मांगता है कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना, खास कर मेरी छोटी बहन को, कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हूँ। और हमें पता चलता है कि अकीरा की छोटी बहन की फ्रेंड आसाहीना की छोटी बहन होती है, तो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दूसरी तरफ अकीरा होश में आ जाता है और जब वो अपने स्टैक्स देखता है तो उसकी एचपी बहुत ही कमाल की थी। इवन उसकी स्किल्स भी पहले से बढ़ चुके होते हैं। शैडो मैजिक 3 से लेवल 5 तक आ गया था। जैसे जैसे वो उस फ्लोर पर आगे बढ़ते रहता है तो मार्किंग करता जाता है, जिससे उसे याद रहे कि वो यहाँ आ चुका है। जब वो 75 फ्लोर पर आता है तो उसे वहाँ कुछ स्लाइम टाइप मॉन्स्टर दिखाई देता है। जब वो उसे काटता है तो उसमें से एक सुंदर सी एल्फ बाहर आती है। और अकीरा तो जैसे ही उसका दूधिया बदन देखता है उसके अरमान खड़े हो जाते हैं, पर वो अपने खड़े सामान पर कंट्रोल करके वर्ल्ड आई नाम की एक स्किल को यूज करता है, जिससे वो सारी चीजें देख सकता है। पर दिमाग खराब होने की वजह से वो उसे जल्दी से डीएक्टिवेट कर देता है। तभी ये एल्फ होश में आ जाती है और इसकी एचपी बहुत ही लो थी और लगता है कि ये भी वर्ल्ड आई को देख सकती है। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है तो वो उसे वापस से 69 फ्लोर पर लेके आता है। लेकिन एक सेकंड, 69 ही क्यों? वो उसे यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि वहाँ पानी था। जब वहाँ पर वो होश में आ जाती है तो वो उसे कुछ खाने पीने के लिए देता है, जिसके बाद ये थोड़ा रेस्ट करते हैं और अगले दिन फिर से गधा मजदूरी पर लग जाते हैं। अकीरा उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो। एल्फ बताती है कि हम दोनों का रास्ता सेम है, जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, ऐसी और कोई वजह नहीं है। मैं भी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और जब ये लोग आगे जाते हैं तो वहाँ एक ड्रैगन होता है जो कि उन्हें देखते के साथ ही उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अकीरा छिपने के लिए अपने कंसीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ड्रैगन के पास शारिंगान था, जिस वजह से उसे उसका पता लग गया था। ड्रैगन उसके माना को ट्रैक करके उसका पता लगा सकता है। अकीरा को अपनी औकात पता चलते ही वो फिर से अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस ड्रैगन को चौको दे देता है। और हारने के बाद ये ड्रैगन RGB लाइट की तरह ग्लो करने लगता है और एक कैट बन जाता है। जिसके बाद वो एल्फ अपनी वर्ल्ड आई पावर का यूज करके देखती है कि ये तो एक इच्छाधारी कैट है, यानी उसके पास सेफ शिफ्टर की स्किल है और वो ड्रैगन नहीं बल्कि एक कैट है। वो बताती है कि वो बस मजे के लिए एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। अकीरा कहता है क्या तुम बात भी कर सकती हो? वो कहती है कि क्या तुमने मुझे बाकी मॉन्स्टर की तरह आंटी समझा है? डीमन लॉर्ड ने मुझे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बीस्ट बनाया है। वो कहती है तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, पर पहले मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड का मैसेज देना चाहती हूँ। उन्होंने तुमसे कहा है द लैंड ऑफ द डीमंस में आओ, मैं अपनी क्लास में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अकीरा कहता है कि डीमन लॉर्ड को मेरे बारे में कैसे पता, और तो और तुम ये कह रही हो कि उसे पता है कि मैं यहाँ पे हूँ। कैट कहती है कि मुझे नहीं पता, वैसे भी अब मेरा पूरा काम हो गया है तो तुम मुझे मार सकते हो, पर अकीरा उसे मारने से मना कर देता है। वो कैट कहती है क्या हुआ, तुम सारे ह्यूमंस तो हम डीमन और मॉन्स्टर को अपने एनिमी समझते हो ना। अकीरा कहता है कि मैं उन बातों पर बिलीव नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि तुम इविल हो। तभी वो एल्फ अकीरा से कहती है बॉस किसी भी चैलेंजर के मरे बिना ये रूम अनलॉक नहीं होगा। वो कैट अकीरा से कहती है तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। अकीरा कहता है क्योंकि मुझे बिल्लियाँ पसंद है और मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ, जो मैं बाकी मॉन्स्टर के साथ नहीं कर सकता। फिर वो एल्फ बताती है कि बाहर जाने का एक और रास्ता है कि अगर तुम इस बीस्ट को अपना फैमिलियर बनाओ तो ये बॉस नहीं रहेगा। वो कैट कहती है कि तुम सही कह रही हो, पर इसके लिए मास्टर का माना कंट्रोल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एल्फ कहती है तुम मास्टर को नहीं जानती, वो एनीमे की मेन कैरेक्टर है। और मोटिवेशन के बाद अकीरा उसे अपना फैमिलियर बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर उसे थोड़ी सी भी चूक हो गई तो उन दोनों की ही एल लग जाएंगे। अकीरा पूछता है कि रिचुअल कैसे काम करता है। एल्फ कहती है कि पहले तुम्हें बीस्ट को एक नाम देना होगा। अकीरा थोड़ा सोचकर उसका नेम रखता है नाइट, जिसके बाद वो उस कैट पर अपना हाथ रखकर अपना माना उसमें चैलेंज करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि अकीरा की कॉन्शियसनेस उस कैट के माइंड में आ जाती है। अकीरा वहाँ एक टाउन देखता है जिसे कि कैट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो वहाँ पर तबाही मचा रही थी। अकीरा उसे रोकने जाता है पर वो कैट उसे दूर फेंक देती है, जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है। वो कैट उसे वार्न करती है
कि अगर तुम यहाँ मर गए तो तुम्हारी रियल बॉडी भी मर जाएगी। अकीरा उस पर अटैक तो करता है पर उसके अटैक से कैट को कुछ नहीं होता और वो अपने पंजों से अकीरा की छत्ती फाड़ देती है और अकीरा ने उस अटैक से बचने की भी कोशिश नहीं की थी। कैट उसे कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें तो बस मुझे मारना था ना। अकीरा कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझे मारना नहीं चाहती। वो कहती है कि लेकिन मैं एक मॉन्स्टर हूँ और यही मेरी इंस्टिंक्ट है, लेकिन तुम इस तरह से जीकर थक चुकी हो ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं ये भी ख्याल रखूंगा कि तुम इस तरह से कभी डिस्ट्रक्शन ना करो। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो कैट मान जाती है और उसकी फैमिलियर बन जाती है, जिससे अकीरा के हाथ पर एक मार्क आ जाता है जो कैट के भी हाथ पे होता है। इसका मतलब उन दोनों की सोल लिंक हो चुकी है। कैट अकीरा से कहती है कि अब मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो। और फिर वो सब अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और हमें पता चलता है कि वो जो एल्फ है उसका नाम एमिलिया है। नाइट एमिलिया से कहती है कि तुम मेरे मास्टर की फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बन जाता है जो कि उनकी एग्जिट होती है और वो सर्कल जब बंद होगा, जब ये यहाँ से बाहर जाएंगे, तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी इंजरीज को ठीक करने के लिए पहले यहाँ रेस्ट करेंगे। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम सुकासा की टीम को यमातो नाम की एक जगह पर देखते हैं और वो जगह बिल्कुल जापान की तरह ही थी क्योंकि हीरो ने ही इसे बनाया था। और फिर वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए बहुत इंजॉय करते हैं। तभी सुकासा कहता है कि अब हमारे पैसे खत्म होने वाले हैं, हमें जल्दी से कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। एक लड़का कहता है कि हम एडवेंचरस बन सकते हैं, गिल्ड में रजिस्टर करने पर हमें जॉब मिल सकती है। सुकासा कहता है कि ये तो अच्छा आइडिया है पर उससे पहले हमें इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी क्योंकि हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द घर जाने के लिए डीमन लॉर्ड को चौकू देना होगा। किंग और प्रिंसेस ने हमें यहाँ पर समन किया है तो उन्हें ही पता होगा कि हम घर वापस कैसे जा सकते हैं। देखो अगर हम ट्रू हीरोज बन गए तो उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। इनफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम डीमन कंटिनेंट के लिए निकल जाएंगे। तभी आसाहीना कहता है नहीं, मुझे लगता है कि हमें पहले अकीरा से मिलना चाहिए क्योंकि मेरी इंट्यूशन स्किल कह रही है कि वो हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो हमें उसके साथ मिलकर ही डीमन लॉर्ड को हराना चाहिए। तभी एक लड़का बोलता है पर उसने कमांडर सैरन का मर्डर किया है। सुकासा कहता है कि अकीरा कोई स्ट्रेंजर नहीं है और मुझे भी लगता है कि वो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमसे टीम अप करेगा क्योंकि मैं और अकीरा बचपन से क्लासमेट है, लेकिन अभी भी वो मुझको पहचानता नहीं है। आसाहीना कहता है कि मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसके साथ ही था। सुकासा कहता है कि सिर्फ होली स्वॉर्ड ही डीमन लॉर्ड को मार सकती है, तो इसलिए हमारा टीम अप करना काफी जरूरी होगा। लेकिन अकीरा और हमारे बीच पावर का बहुत ज्यादा गैप है, तो हम जब उससे टीम अप करेंगे जब हम उसके जितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और यहाँ जितने भी लोग थे उससे एग्री करते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ अमेलिया भाग रही होती है और तभी एक एल्फ आर्चर उसके पैर में एरो मार कर उसे गिरा देती है। फिर वहाँ काफी सारी एल्फ आ जाती है तो अमेलिया उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस एल्फ ने उसे एरो मारा था वो उससे पूछती है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम अभी भी जिंदा क्यों हो। और ये सुनकर अमेलिया यहाँ एक धमाका करती है जिससे वहाँ की चट्टान टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। अमेलिया बताती है कि मैं अपने होमलैंड से निकाल दिए जाने पर बह कर एक किनारे पर आ गई और फिर एक डार्क स्लाइम ने मुझको खा लिया। फिर जब मुझको होश आया तो मैं अकीरा के साथ थी। अकीरा उससे कहता है कि तुम्हें घर जाकर अपने मैटर को सॉल्व करना चाहिए। अमेलिया कहती है कि पर मेरे पास वापस जाने के लिए घर नहीं है, तुम उनसे बात करने की कोशिश करो, वो तुम्हारी छोटी बहन है। अमेलिया कहती है कि इसलिए ये कभी वर्क नहीं करेगा। अकीरा कहता है फिर भी तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मेरी भी एक लिटिल सिस्टर है। तभी अकीरा अपनी फैमिली को याद करने लगता है और अमेलिया से कहता है भले ही फैमिली में लड़ाइयाँ हों पर फिर भी वो एक फैमिली होती है। नाइट अकीरा से कहती है कि आपकी फैमिली दूसरे वर्ल्ड में है ना, क्या आप उनसे मिलना चाहते हो। तो अकीरा कहता है काश मैं अभी अपनी फैमिली के पास जा पाता, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है। वो कहता है कि मेरे पुराने वर्ल्ड में मुझे किसी ने भी नोटिस नहीं किया, लेकिन इस वर्ल्ड में मुझे एक आदमी ने नोटिस किया और यहाँ सरवाइव करना सिखाया, लेकिन फिर उन लोगों ने उसे मार दिया। मैं जब तक वापस नहीं जाऊंगा तब तक मैं कमांडर सैरन का बदला नहीं ले लेता। हम देखते हैं कि वो बोलते बोलते इतना गुस्सा हो जाता है कि उन दोनों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो नाइट अकीरा को उसके ब्लड लस्ट को कंट्रोल करने को कहती है जिससे वो शांत हो जाता है। जिसके बाद वो अकीरा से पूछती है कि क्या आप सारेन मिथ्रे की बात कर रहे थे। एमिलिया कहती है कि मैंने भी पहले ये नाम सुना है। नाइट कहती है कि नाइट कमांडर्स के लिए वो काफी फेमस है। अकीरा को लगता है कि यहाँ उसने सबका मूड खराब कर दिया है तो वो नाइट के साथ थोड़ा खेलता है। वो कहता है कि मैं अपने पड़ोसियों के पेट को ऐसे ही खिलाया करता था। अकीरा और एमिलिया उसके गले लगकर कहती है तुम्हारी स्किन कितनी स्मूथ है। नाइट अकीरा से कहती है कि हम दोनों की सोल लिंक हो चुकी है, तो अगर हम दोनों में से एक भी मरता है तो दूसरा भी मर जाएगा, लेकिन सिर्फ हम
अपने माइंड से कम्युनिकेट कर सकती हैं, चाहे हम कितनी भी दूर हों। अब वो लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ये सर्कल उन्हें बाहर कहाँ लेकर जाएगा। एमिलिया कहती है कि मैंने एक बार सुना था कि ब्लू टेलीपोर्टेशन सर्कल तुम्हें वहाँ ले जाता है जहाँ तुम जाना चाहते हो, लेकिन अगर इसे ज्यादा लोग यूज करते हैं तो ये किसी की ही विश पर रिस्पॉन्ड करता है। फिर वो सब उस टेलीपोर्टेशन सर्कल पे आ जाते हैं और फिर ये लोग टेलीपोर्ट होकर लैंड ऑफ एल्फ में आ गए थे। एमिलिया सोचती है कि हम यहाँ पर क्यों आ गए, मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। तभी एक आर्चर उस पर एरो अटैक करती है, पर अकीरा उसे बचा लेता है और अकीरा तेजी से उस आर्चर के पास जाकर अपने नाइफ को उसकी गर्दन पर रख देता है। और फिर नाइट और एमिलिया भी वहाँ आ जाते हैं तो वो एल्फ बोलता है, मैं तो स्ट्रेंज ग्लो को इन्वेस्टिगेट करने आया था और देखो मुझे वो क्रिमिनल मिल गई जिसने अपने होमलैंड को छोड़ दिया था। वो एमिलिया से कहता है कि अब तुम प्रिंसेस नहीं हो और यहाँ तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है, तो पहले की तरह यहाँ से भाग जाओ, निकलो ऐसे। लेकिन अकीरा उसकी बकचोदी सुनने नहीं वाला था, तो वो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ और भी एल्फ आ जाते हैं और वो चारों ओर से घिर चुके थे। और फिर वहाँ पर एमिलिया की सिस्टर किलिका आ जाती है। वो एमिलिया से कहती है, इस बार तुम्हें तुम्हारे क्राइम की सजा मिलेगी। ये देखकर अकीरा कहता है, ये फैमिली फाइट तो बहुत बड़ी हो चुकी। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ किलिका अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। कुछ एल्फ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उन्हें हरा देती है। और दूर से एमिलिया उसे देखकर कहती है कि किलिका सिस्टर कितनी कमाल की है। तभी उसके पीछे जो सोल्जर था वो कहता है कि जो कुछ भी हो, अगली क्वीन तो आप बनने वाली हो, आप ही हम पर राज करोगी। लेकिन अगले ही पल किलिका एमिलिया से कहती है, बेकार लड़की, तुमने ये क्या किया। एमिलिया उसे कहती है, मैंने ये नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मैंने ये नहीं किया। और सारे लोग एमिलिया पर अटैक करने के लिए तैयार थे। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ किलिका उससे कहती है, बज़ात लड़की, तुम फिर से यहाँ क्यों आ गई। तभी अकीरा कहता है, अपनी औकात में रहो वरना तुम सबको यहीं पटक के चौको दे दूंगा। और तुम उसे बज़ात क्यों कह रही हो, उसने ऐसा क्या किया। तभी किलिका अपना हाथ दिखाती है जो कि जहर से खराब हो चुका था। देखो, इसने अपनी छोटी बहन को जहर देने की कोशिश की। ये सुनकर एमिलिया कहती है, मैंने ये नहीं किया, मैंने उस वक्त तुम्हें हीलिंग पोशन दिया, ना कोई जहर। लेकिन उतने में ही किलिका उसके पास आ जाती है और अकीरा पर अपना कंट्रोल मैजिक यूज करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो तभी गुस्से में एमिलिया उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये अकीरा के ऊपर है कि वो किसे सपोर्ट करेगा, उस पर से अपना ये कंट्रोल मैजिक हटाओ। तभी अकीरा कहता है, एमिलिया शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और तभी पीछे से नाइट कहती है, ये मैजिक मास्टर पे काम नहीं करेगा, वो तुम्हारी औकात के बाहर है, उनका लेवल बहुत ज्यादा है। ये सुनकर किलिका की गमान जल जाती है और वो अकीरा से कहती है, मुझे यकीन नहीं होता, इस बच्चे का लेवल मुझसे ज्यादा है। अकीरा कहता है, देखो मैं तुम जैसी लड़की पर भरोसा नहीं कर सकता। एमिलिया तुम्हें मारने की कोशिश कभी नहीं कर सकती, तुम बस उसे फंसा रही हो और कुछ भी नहीं। लेकिन इस बात को सुनकर किलिका बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने सारे मीठे बंदों को उन पर अटैक करने के लिए कहती है। और अकीरा भी इन सब की गमान मारने के लिए पोजीशन ले लेता है। यहाँ चौको देने वाला माहौल शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्फ आ जाता है जो कि यहाँ का किंग है। वो कहता है, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। वो एल्फ कहते हैं कि ये धोखेबाज लड़की वापस आ चुकी है, पर किंग को पता था कि किलिका ने इन सबको अपने कंट्रोल में किया हुआ है। किंग किलिका से कहता है, मैं तुम्हें इसकी सजा बाद में दूंगा। खैर जो भी हो, लड़के मुझे माफ कर देना अपनी बेटी के लिए, उसने जो गलती की है उसे उसकी सजा मिलेगी। और तुम मेरी बेटी को यहाँ लाए हो तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। एमिलिया कहती है, पापा वो बस मेरे साथ आया है और कुछ भी नहीं। किंग कहता है, ठीक है तो अब उसे जाने के लिए कह दो, क्योंकि यहाँ बाहर का कोई भी शख्स नहीं आ सकता। एमिलिया कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उसके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर किंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें पता भी है तुम कौन हो, तुम यहाँ की अगली रानी बनने वाली हो। अकीरा हीरो की तरह बीच में आकर कहता है, देखो तुम किंग चाइनीज वाइनीज कोई भी हो, तुम उसकी लाइफ का कोई भी फैसला नहीं ले सकते। किंग कहता है, देखो बालक, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो तुम जैसे आंटी झांटी को तो हमारे बीच में आना ही नहीं चाहिए। और जिस एल्फ को अकीरा ने बेहोश कर दिया था उसे होश आ जाता है और वो कहता है, किंग मुझे माफ कर देना, मैं इससे हार गया। अकीरा ने उसे हरा दिया ये देखकर वो सोचता है कि शायद अकीरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है क्यों ना हम एक मुकाबला रखें, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी और मेरी साइड से मेरी छोटी बेटी यानी किलिका लड़ेगी। अगर ये जीती तो तुम यहाँ से चले जाओगे और ये फाइट हमारे होली ट्री के पास होगी जो हमारे लिए सब कुछ है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ अमेलिया अकीरा से कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम बेवजह यहाँ फंस गए। अकीरा कहता है, कोई बात नहीं, वैसे ये मेरी मर्जी थी, पर तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बज़ात क्यों कहती है। एमिलिया बताती है कि वो मेरी ट्विन सिस्टर है और उसकी आंखें फादर से मिलती हैं, लेकिन मेरी आंखें किसी से नहीं मिलती, ना मेरे फादर ना मेरी माँ से, तो इसलिए ये सब मेरे को बज़ात कहते हैं। अकीरा कहता है, वैसे देखा जाए तो तुम्हारी आंखें तुम्हारी बहन से ज्यादा सुंदर हैं। और ये सुनकर एमिलिया शर्मा जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये दोनों 1v1 के लिए तैयार थे, पर उससे
पहले अकीरा किलिका से कहता है, देखो मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता, मैं तुमसे ऐसे ही लड़ूंगा। तभी किंग फाइट को स्टार्ट करता है और किलिका सीधा उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन अकीरा बड़ी ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है। जब वो दोबारा उस पर सीधा अटैक करती है तो अकीरा बहुत तेजी से उसके पीछे जाकर उसे मार के गिरा देता है और बोलता है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी फिक्र करती है तो उसे अपना लो। लेकिन तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिक को यूज करने लगती है और अकीरा भी बहुत मुश्किल से उसकी मैजिक को डॉज कर पा रहा था। उसे पता चल जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो उसके पैरों पर ही अटैक करके उसे गिरा देता है। तो किलिका कहती है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, समझी ना लौड़ू। और बोलते बोलते वो अपनी पावर को अपनी औकात से ज्यादा यूज करने लगती है। अकीरा कहता है, नाइट तुम अमेलिया को प्रोटेक्ट करना। किलिका कहती है, तुम इन सब चीजों में बीच में मत पड़ो, तुम्हें नहीं पता मेरी बहन ने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ अमेलिया अपने बालों को लेकर उदास होती है, तो उसकी बहन किलिका कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाल बहुत ही सुंदर हैं। हमें पता चलता है कि अमेलिया एक स्पिरिट मीडियम है और यही उसकी पावर है, एक गॉड मैसेंजर। अगर उसकी ये पावर अवेक हो जाती है तो वो अपने आगे पूरे वर्ल्ड को झुका सकती है। और इसी चीज को लेकर किलिका बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि इस वजह से सभी का ध्यान अमेलिया की तरफ ही था, उसे कोई भाव तक नहीं देता था। तभी लियाम अमेलिया के पास कुछ लेकर आता है और ये वही एल्फ है जिसे कि अकीरा ने पहले बेहोश किया था। वो अमेलिया से कहता है, प्लीज इस सब को अभी तुम खत्म कर दो। जिसके बाद अमेलिया उस चीज को लेकर अपनी पावर को यूज करके यहाँ पर एक चीज क्रिएट करती है, जिसकी रोशनी जैसे ही बाकी एल्फ पे पड़ती है तो जो किलिका का कंट्रोल मैजिक था वो टूट जाता है। ये देखकर किलिका कहती है, मेरी बहन ने दोबारा मुझसे सब कुछ छीन लिया, आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। और वापस से अपनी मैजिक को यूज करने लगती है और अगर अकीरा ने इस मैजिक को डॉज किया तो उसके पीछे के लोग मारे जाएंगे। तो अकीरा अपने शैडो मैजिक का यूज करता है, जिससे जैसे ही उन दोनों के मैजिक आपस में टकराते हैं तो किलिका उससे हार जाती है। सी अगेन सेड कि मेरी बहन ने दोबारा मुझसे सब कुछ छीन लिया और वापस से मुझे अनाथ और अकेला कर दिया है, पर कुछ भी हो मैं हार चुकी हूँ, तो मुझे फांसी की सजा दो। तभी किंग कहता है, बेटी ये सारी मेरी गलती है, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। और उसके सर पर हाथ रख के उसे कुछ मेमोरीज दिखाने लगता है। हमें पता चलता है कि किलिका को बचपन से ही फाइट का बहुत ज्यादा शौक था, तो ये डंजन्स में भी जाती है। एक लड़की उसे एक बॉल देती हुई कहती है कि अगर तुम इसका यूज करोगे तो मॉन्स्टर मर जाएंगे और इसके बाद तुम्हारा लेवल अप भी हो जाएगा। और किलिका भी ऐसा ही करती है, वो उनसे फाइट तो करती है लेकिन ये बहुत ज्यादा थे तो वो उसे चौको दे देते हैं। वो कैसे न कैसे करके डंजन से बाहर तो आ जाती है, पर वो ये देखकर शौक हो जाती है कि जितने भी मॉन्स्टर थे वो उसकी जो देखकर वो शौक हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता। तो वो वापस से उन सबसे लड़ने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये उसके लोगों को चोट पहुंचाएं। पर तभी उसे बचाने के लिए वो अमेलिया जाती है, पर तभी अचानक से एक मॉन्स्टर बाहर आके लियान के पेट पर सीधा अटैक करता है, जिससे ऑन स्पॉट लियान की वहीं डेथ हो जाती है। पर अमेलिया अपनी स्पिरिट मीडियम पावर का यूज करती है और होली ट्री का एक पत्ता उसके घाव में डालती है, जिससे वो वापस से जिंदा हो जाता है, जो देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। प्रेजेंट में किंग कहता है, बेटी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ की। किलिका कहती है, लियोन तुम मुझसे ताकतवर थे इसलिए मेरा कंट्रोल मैजिक तुम पर कभी यूज ही नहीं हुआ। लियोन कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा मैजिक मुझ पर इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि मेरे अंदर होली ट्री की लीफ है, जिससे कंट्रोल मैजिक मुझ पर यूज नहीं होता। और इतने सालों की बकचोदी के बाद किलिका को रियलाइज हो जाता है कि इसकी बहन हमेशा से ही सही थी और ये एक नंबर की गांड जिसने हमेशा अपनी बहन के साथ गलत किया। एमिलिया उससे कहती है, टेंशन नॉट बहन, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और सारे लोग भी उसकी चाटने लगते हैं। अकीरा कहता है, तुम्हें फाइट का विनर था। किंग कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने ये दावत रखी है, तो साले फ्री का खा और एंजॉय कर। लेकिन अकीरा की डिमांड और बढ़ जाती है। वो कहता है, मैं चाहता हूँ अमेलिया फ्री होकर मेरे साथ दुनिया घूम सके। किंग कहता है, लादर मैं अपनी जवान का पक्का हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो। अकीरा कहता है, बीस्ट फॉरेस्ट टेनेट करके कोई जगह है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। और अगले सीन में अमेलिया अकीरा से कहती है, तुम मेरा नाम लेकर मुझे पुकारो। अकीरा कहता है, ये तुम क्या कह रही हो। और अकीरा के मुंह से उसका नाम सुनकर अमेलिया बहुत खुश हो जाती है। फिर हम अपने साइड कैरेक्टर्स को दिखते हैं, यानी सुकासा की टीम को, जो कि उसी फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम किलिका और अमेलिया को दिखते हैं और उनके बीच सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। जायदाद लेने की सभी लड़ाई खत्म, ये लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो किंग उनसे कहता है, मैं अपने कुछ लोगों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत डाकू आ चुके हैं। अमेलिया कहती है, फादर चिंता मत करो, मेरे सैया अकीरा मेरे साथ है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो अकीरा नाइट से कहता है कि तुमने कहा था कि डीमन लॉर्ड मुझे सुन सकता है, तो क्या अभी भी उसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। नाइट कहती है, हाँ उन्होंने मुझे बनाया है, तो मेरी बॉडी के सारे ऊर्जे पुर्जे उनसे जुड़े हुए हैं, और हाँ वो तुमसे मिलने
मिलने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं। अकीरा कहता है भाई ऐसा क्या देख लिया उसने मुझ में। एमिलिया उससे कहती है लगता है वो तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती है, क्योंकि कल की तुम्हारी फाइट बहुत ही डैशिंग थी और तुम्हारी शैडो मैजिक का तो क्या ही कहना, लड़कियों का तो पानी। बकचोदी मत कर लौड़े। और तुम्हारी शैडो टेक्निक को देखकर तो डीमन लॉर्ड का भी खड़ा हो गया होगा, मतलब रोंगटे गूज़बम्प्स। लेकिन तभी अकीरा को कुछ गंदा गंदा महसूस होता है और हम देखते हैं कि कुछ बदमाश डाकू उन्हें घेर लेते हैं। उन्होंने एक छोटी बच्ची को बंदी बना लिया था, तो उसके गले पर चाकू रखकर उनसे कहते हैं देखो तुम पर जितना भी माल है हमें दे दो, वरना इस लड़की की गर्दन से चाकू को काट दूंगा। और एमिलिया को देखकर उनमें से एक बंदा बोलता है ये तो प्रिंसेस है, यानी भाई अगर हम इसे किडनैप कर लेते हैं तो पैसा ही पैसा। लीडर बोलता है बिल्कुल, तो देरी किस बात की, पकड़ो इसको। पर एमिलिया की लेने से पहले ही अकीरा अपने कंसीलिंग मैजिक का यूज करके उनकी ले लेता है और वो लोग उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। और अकीरा बाकी एल्फ सोल्जर से कहता है कि अब आगे का सफर हम अपने आप ही तय कर लेंगे, तुम इन्हें अपने नेशन लेके जाओ और इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग पोर्ट पे आ चुके थे, यानी कि शिप के अंदर। और यहाँ पे नाइट कहता है तो हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे, तो चलो मैं यहाँ पे आराम करती हूँ, तुम लोग भाई अपना देख लो। एमिलिया बोलती है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं इतनी दूर किसी सफर पर जा रही हूँ, लगता है अकीरा मुझे तुम्हारे साथ काफी मजा आने वाला है। और अकीरा यहाँ पर एक बुक को रीड कर रहा था जो कि उसे एमिलिया के फादर ने दी थी। और कुछ दिन बाद फाइनली ये लोग बीस्ट फॉक नेशन के अंदर पहुँच जाते हैं। वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं कि तभी उनका सामना कुछ बदमाश बंदों से होता है। देखो बबुआ, जो लड़की तुम्हारे साथ है उसे हमें दे दो, वरना तुमको यहीं पटक के चोद देंगे। अकीरा कहता है अबे ये साइड कैरेक्टर फिर से आ गए, और बड़ी ही आसानी से अकीरा इन्हें भी चाकू दे देता है। और फिर वो लोग दोबारा से आगे जाने लगते हैं, तो जो आसपास के लोग थे वो नाइट को बहुत ही अजीब तरह से देख रहे थे। अकीरा बोलता है कि नाइट तुम्हें देखकर इन लोगों की फट क्यों गई। नाइट कहता है देखो यहाँ काली बिल्लियों का ऑरा ही अलग है, यानी कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो काली बिल्लियों से डरते हैं। इसका भी एक अच्छा रीजन है, वो मैं तुम्हें कभी और दिन बताऊंगा। इसके बाद ये लोग अपने होटल में पहुँच चुके होते हैं। वो खाना खाकर अपने रूम में जाते हैं, जहाँ बेड्स को देखकर एमिलिया के मन में गंदी गंदी बातें आने लगती हैं, लेकिन इनकी कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही पे सो सकती है ना। अकीरा कहता है ज्यादा मत सोचो, यहाँ 2 बेड हैं तो हम अलग अलग ही सोएंगे। नाइट कहता है देखो तुम्हें अपना जो भी गपागप करना है वो करो, लेकिन पहले मुझे यहाँ से जाने दो। अमीलिया उससे कहती है गुड बॉय। अमीलिया जब नहा कर आती है तो वो देखती है कि अकीरा तो पहले से ही सो गया था। अबे ये बहन का वो उसके पास आकर उसके चिक पर किस करती है और हमें पता चलता है कि अकीरा तो पहले से ही जागा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग नाइट इनके पास आता है और इनसे कहता है जल्दी से जग जाओ, हमसे मिलने कोई आने वाला है। थोड़े टाइम बाद एक बंदा इनसे मिलने आता है जिसका नाम क्रो है, और नाइट से कहता है मेयर ऑफ एडलिया तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। नाइट उन्हें बताता है कि क्रो यहाँ का सबसे अच्छा ब्लैक स्मिथ है, इससे अच्छा तुम लोगों का हथियार कोई नहीं बना सकता, मतलब वेपन्स। वो अकीरा के हथियार को देखकर एक सामान की लिस्ट देता है। वो कहता है कि में पैसे भी हैं, ये सामान लाओ तब मैं इस वेपन को फिक्स करूंगा। तो अकीरा भी इस बात के लिए मान जाता है और नाइट अकीरा को बताता है कि तुम्हें पता है ये बंदा कोई आंडू पांडू नहीं, बल्कि ये उस टीम का मेंबर था जो कि लास्ट हीरो की थी, जिसका मतलब कि इन लोगों ने डीमन लॉर्ड से यहाँ पे फाइट की थी। ये हीरो की पार्टी का एक मेंबर था। ये सुनकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अकीरा कहता है सच में, पर ये जिंदा कैसे बच गया। पर नाइट कुछ बिना बताए यहाँ से चला जाता है और अमीलिया भी उसे थोड़ा काम है ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम नाइट और एमिलिया को क्रो के साथ देखते हैं। एमिलिया क्रो से भीख मांगती है कि मुझे तुम फाइट करना सिखाओ, मुझे पता है तुमसे अच्छा लड़ना मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं चाहती हूँ कि मैं मुश्किल वक्त में अकीरा का साथ दे पाऊँ। क्रो कहता है मैंने बहुत पहले ही लोगों को सिखाना बंद कर दिया था। एमिलिया दोबारा भीख मांगती है प्लीज मुझे सिखाओ। तभी वो कहता है नाइट ऑफ एडलिया तुम इसे समझा क्यों नहीं रहे। नाइट कहता है साल पहले तू मुझे इस नाम से बुलाना बंद कर, जब से यहाँ आया है मुझे इसी नाम से बुलाया जा रहा है। एमिलिया बोलती है कि वैसे इस नाम का मतलब क्या है। बिल्ला बताता है कि देखो आज से बहुत साल पहले की बात है जब डीमन लॉर्ड ने मुझे समन किया था और मुझे एडलिया में भेज दिया था। मुझे ऐसा कहा गया था कि मुझे वहाँ के जो इम्पर्स हैं मुझे उन्हें डराना है, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं बेकाबू हो गया। मैंने वहाँ बहुत खून खराबा कर दिया, मतलब मैंने पूरे एडलिया शहर को ही तबाह कर दिया था और तब से वहाँ के लोग काली बिल्लियों से बहुत ज्यादा डरने लगे और मेरा नाम यहाँ पे नाइट ऑफ एडलिया रख दिया गया था। और ये सब बात यहाँ पे अकीरा भी सुन रहा होता है। क्रो बोलता है देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता। नाइट बोलता है तो आखिर तुम नफरत करते किससे हो। वो बताता है कि मेरी एक छोटी
छोटी बहन थी और यहाँ के राजा ने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दिया था और मैं उसी का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज तक उसका बदला नहीं ले पाया। पहले तो मुझे लगा मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि शायद ये मेरी बहन को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने बदला लेना छोड़ दिया। वो बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, पर वो दिखते हैं कि किसी ने शहर पे अटैक कर दिया है। तो अमीलिया इस अटैक को रोकने लगती है और यहाँ पे वही लड़की आ जाती है जिसने बचपन में अमीलिया की बहन को ट्रॉमेटाइज कर दिया था। वो कहती है कि आज मैं तुम्हें पहचान गई, तुम वही एल्फ प्रिंसेस हो ना। अमीलिया बोलती है मैं तुम्हें पहचान गई, तुम वही हो जिसकी वजह से मेरी बहन की ऐसी हालत हो गई थी और अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। वो कहती है मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूँ, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने मुझे ये करने से मना किया है, क्योंकि तुम एक कमाल की मैजिक पावर को होल्ड करती हो। और अकीरा को भी ये बात पता चल गई थी, तो वो भी भाग कर यहाँ आ जाता है, लेकिन वो दिखता है कि अमीलिया वहाँ होती ही नहीं है, जो बात अकीरा को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है नाइट तुम पीछे हट जाओ, मैं यहाँ पे सबको खत्म कर दूंगा। और वो अपने शैडो मैजिक को गमांडफाइड लेवल पर यूज करता है, लेकिन उसने मैजिक अपनी औकात के बाहर यूज कर लिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और सोचता है कि मैंने कभी भी अपने मैजिक को इस तरह यूज नहीं किया, मुझे कभी भी इतना बुरा नहीं लगा किसी चीज को खोने के लिए, लेकिन आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। जिसके बाद नाइट उसके पास आती है और कहती है कि मास्टर ने बहुत ज्यादा माना यूज कर लिया है और अपने मैजिक से उसे हील करने लगती है। अब अगले सीन में अकीरा को होश आ जाता है और इस समय वो क्रो के हाउस में है। नाइट उसे बताती है कि अकीरा एक दिन से ज्यादा बेहोश था, आपका माना पूरा खत्म हो गया था, आपकी जान तक जा सकती थी, लेकिन वो बताती है कि आपका शैडो मैजिक खुद एक्टिवेट हो गया और उसने आपका माना रिकवर कर लिया। वो सब क्या था? अकीरा कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि वो क्या है, हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हमारे पास उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। अकीरा बाहर आकर क्रो को थैंक्स कहता है और अकीरा अमेलिया को अकेले ही रेस्क्यू करने जाने लगता है। क्रो उससे पूछता है कि तुम्हें पता भी है वो कहाँ है? उसे किडनैप हुए एक दिन से ज्यादा हो गया, क्या पता वो डीमन रेल में चले गए हों। तो ये सुनकर अकीरा भी डीमन रेल में जाने लगता है। तो क्रो कहता है पहले शांत हो जाओ, अपने नीचे वाले नहीं ऊपर वाले दिमाग से सोचो, और तुम बिना वेपन्स के ही डीमन से लड़ने जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग भी अभी घुटनों में ही है क्या? क्रो कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे वेपन्स बना दिए हैं, और हम देखते हैं कि क्रो ने उसके लिए 2 स्वॉर्ड बना दी थी। वो अकीरा से कहता है कि असासिन के लिए 2 स्वॉर्ड यूज करना आसान रहेगा। जिसके बाद वो अकीरा को एक रिंग देता है जो कि सेकंड या थर्ड हीरो ने बनाई होती है। वो बताता है कि ये रिंग तुम्हें वहाँ जाने में मदद करेगी जहाँ तुम जाना चाहोगे। अकीरा जब उसे यूज करता है तो उसकी लाइट निकलकर ब्रूथ की लेबिरिंथ की तरफ पॉइंट करने लगती है। ये देखकर वो कहता है कि इसका मतलब है कि वो अभी लेबिरिंथ में है। फिर वो क्रो को थैंक्स बोलकर लेबिरिंथ की ओर निकल जाता है और दूसरी तरफ हम लेबिरिंथ का सीन देखते हैं जहाँ औरम अमीलिया से कहता है हम डीमंस के पास मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए स्पेल्स होते हैं, तो मैं हमेशा सोचता था कि उसे बीस्ट फोक एल्फ या ह्यूमन पर यूज करने से क्या होगा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चल गया है कि मैं उस स्पेल से एल्फ को इम्बोलाइज कर सकता हूँ। अमीलिया उससे पूछती है ये सब छोड़ो, हम यहाँ लेबिरिंथ में क्यों हैं? वो कहता है देखो हम डीमंस को टेलीपोर्टेशन सर्कल कास्ट करने के लिए 2nd ग्रेड होना पड़ता है, लेकिन मैं एक 3rd ग्रेड का डीमन हूँ, तो मैं अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहा हूँ। इधर नाइट और अकीरा भी लेबिरिंथ के पास आ जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ वही लड़की आ जाती है। अकीरा दिखता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं राइटिस में मिला था। वो लड़की उनसे कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो जहाँ पर प्रिंसेस अमीलिया है, लेकिन उतने में ही अकीरा उसका गला पकड़ के उसे उठा लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि अमीलिया वहाँ पर है? वो बताती है कि मैंने अपनी ट्रैकर स्किल यूज की, जब लेडी अमेलिया लेबिरिंथ के अंदर गई तो मेरी ट्रैकर स्किल डिसअपीयर हो गई। नाइट अकीरा को बताती है कि हाँ बीस्ट फॉक के पास ट्रैकर स्किल होती है। ये सुनकर अकीरा उसे छोड़ देता है और उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? वो लड़की बताती है कि मेरा नाम लिया है और मैं बीस्ट फॉक नेशन की फर्स्ट प्रिंसेस हूँ। मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि डीमन लॉर्ड प्रिंसेस अमेलिया को टारगेट कर रहा है। अकीरा को अपनी वर्ल्ड आई से पता चलता है कि ये लड़की सच बोल रही है और अकीरा को पता चलता है कि इसके पास स्पिरिट बैरियर की भी स्किल है। लिया उसे बताती है कि नॉर्मल बैरियर एक फिक्स लोकेशन पर यूज किए जा सकते हैं, लेकिन स्पिरिट बैरियर मूविंग ऑब्जेक्ट पर भी यूज किया जा सकता है, जिसका मतलब कि ये लोगों पर भी यूज किया जा सकता है। लिया अकीरा को एक और बात बताती है कि डीमन लॉर्ड को अमेलिया का रिकरेक्शन मैजिक चाहिए, और ये सुनते ही जल्दी से अकीरा वहाँ जाने का डिसाइड करता है और लिया को भी अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी तरफ अमेलिया औरम से पूछती है कि भला डीमन लॉर्ड को मेरा रिकरेक्शन मैजिक क्यों चाहिए? डीमंस का तो लाइफ स्पैन भी बहुत लंबा होता है और उनको मारना भी काफी मुश्किल होता है। औरम कहता है मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा, रिकरेक्शन मैजिक रेयर है लेकिन सब्जेक्ट के मरने पर ये काम नहीं करता, और एक बार इसे यूज करने पर तुम दोबारा कुछ दिनों तक इसे यूज नहीं कर सकते, तो ये इतना यूजफुल नहीं है।
वो अमीलिया से कहता है जब मैं उस असासिन को मार दूंगा तो तुम उसे रिकरेक्शन नहीं कर पाओगी क्योंकि तुमने उसे अपने आप पर यूज कर लिया था। इधर अकीरा लिया से पूछता है कि तुम उस वक्त रेटिस में क्या कर रही थी। लिया बताती है कि मेरी फैमिली को एक डार्क स्लाइम ने कैप्चर कर लिया था तो मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। वो बताती है कि एक रॉयल फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था लेकिन उससे पहले मैं एक विलेज में रहती थी, पर एक दिन उस विलेज में एक डार्क स्लाइम ने हमला कर दिया और धीरे धीरे उसने मेरे फादर, मदर, मेरी फैमिली और पूरे विलेज को कंज्यूम कर लिया। पर मेरी स्किल को देखते हुए एक रॉयल फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया और फिर मैं एक प्रिंसेस बन गई, जिसके बाद मैंने अपनी अथॉरिटी का यूज करके उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया और इसी तरह से मैं रेटिस पहुंची, जहां मुझे पता लगा कि सिर्फ मेरी फैमिली और विलेज ही नहीं बल्कि काफी सारे ह्यूमंस और बीस्ट फॉग भी गायब हुए थे और उसमें कुछ एल्फ भी थे। इन सभी की लाइफ को कंज्यूम करके एक समनिंग रिचुअल किया गया था उन सारे हीरोज को समन करने के लिए। मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरा विलेज, सारे लोग मारे गए बस हीरोज को समन करने के लिए। अकीरा कहता है कि मुझे भी इस वर्ल्ड में समन किया गया है तो अगर तुम मुझसे हेट करती हो तो मैं समझ सकता हूँ। और देखो बाकी लड़कियों की तरह लिया का दिमाग घुटनों में नहीं है तो वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस सब के लिए किंग और प्रिंसेस रिस्पॉन्सिबल है। अकीरा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि किंग ने हमें यहाँ डीमन को रोकने के लिए समन किया है। नाइट कहती है कि आप सही कह रहे हैं, डीमंस ने पिछली सेंचुरी से कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी रेटिस को ऐसा लगता है कि डीमंस इविल होते हैं, अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए थोड़े मॉन्स्टर को मारना होगा। नाइट अकीरा से कहती है कि इन्हें मैं संभालती हूँ, आप अपनी एनर्जी बचा के रखो, मैं अपने आप को उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूंगी जिससे मेरी पावर्स और बढ़ जाएंगी और मैं फास्ट भी हो जाऊंगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं अनकंट्रोल होकर आप पर भी अटैक कर सकती हूँ। अकीरा उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। तो नाइट अपनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सभी मॉन्स्टर को मार कर आगे बढ़ने लगती है, पर बीच में नाइट अपना कंट्रोल खोने लगती है, पर अकीरा उससे मीठी मीठी बातें करके उसे वापस से कंट्रोल में लाता है। वो उससे कहती है कि आप मुझसे ऐसे ही बातें करते रहो जिससे मुझे अपने कंट्रोल में रहने में हेल्प मिलेगी। तभी अकीरा उससे पूछता है कि सभी लोग डीमंस को हेट क्यों करते हैं। नाइट उसे बताती है कि डीमन लॉर्ड ने बाकी की रेसेस पर अटैक किया था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उन्होंने डीमंस को कंटिनेंट ऑफ वोल्केनो की बंजर जमीन पर भेज दिया था, तभी से वो डीमंस को पसंद नहीं करते और हम देखते हैं कि ये लोग डीमंस को मारते हुए आगे जा रहे थे। नाइट बताती है कि कुछ जनरेशन पहले उस समय की डीमन लॉर्ड की वाइफ को मार दिया गया था, लेकिन वो हीरो ने नहीं किया था, वो कोई बेवकूफ था जो कि बस अपना नाम बनाना चाहता था। लेकिन वो डीमन लॉर्ड बहुत जेंटल था, वो अपनी फैमिली और अपने लोगों से बहुत प्यार करता था। अकीरा कहता है अरे अरे काफी सैड स्टोरी है, मेरी तो आंखों से मुंह आ गया, बकचोदी मत कर लौड़े। लेकिन अगर अभी के डीमन लॉर्ड ने अमेलिया को किडनैप करने का ऑर्डर दिया है तो मैं उसकी माँ खोद दूंगा। नाइट कहती है ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि सभी डीमन सेम नहीं होते। और बकचोदिया करते करते ही वो अमेलिया के पास पहुंच जाते हैं और अकीरा लिया से कहकर अमेलिया के ऊपर बैरियर लगवा देता है। नाइट अपनी नॉर्मल फॉर्म में आके कहती है मुझे माफ करना, मैं कुछ देर के लिए मूव नहीं कर पाऊंगी। अकीरा उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारे बिना यहाँ तक नहीं आ पाता। और फिर अकीरा औरम की लेने के लिए तैयार होता है। औरम कहता है तू मारेगा मुझे साले, तुझे तो यही पटक के चौक दे दूंगा। नाइट औरम से कहती है पागल मत बनो, डीमन लॉर्ड ने क्या कहा था, हमें अकीरा को उनके कैसल में ले जाना है। औरम कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे तो बस कहा गया है कि मुझे अमेलिया को ही वहाँ लेकर जाना है और ये छपरी असासिन हमारे बीच में आ रहा है तो इसे मारना पड़ेगा। छपरी वाली सच्चाई सुनकर अकीरा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन औरम अपने स्पेयर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर औरम उस पर अटैक करता है तो अकीरा उसके अटैक से बचने के लिए पीछे हटता है, पर अगली बार औरम उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। तो अकीरा फिर औरम पर लगातार अटैक करता है, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उन अटैक को ब्लॉक कर रहा था। औरम यहाँ अकीरा को बहुत मारता है, जिससे अकीरा को वापस से अपनी औकात पता चल जाती है और वो अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट करता है। वो शैडो बीस्ट से उस पर अटैक करता है और जब वो इन बीस्ट से लड़ने में बिजी था, जिससे अकीरा को चांस मिल जाता है और वो औरम पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। लेकिन तभी वो एक फ्लूट बजाने लगता है, जिससे वहाँ 3 खतरनाक मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो तीनों अकीरा की लेने के लिए बेचैन थे, लेकिन पहले ही शैडो मैजिक का इतना यूज करने की वजह से अकीरा की एनर्जी जा चुकी है। तो लिया बीच में आकर अकीरा को अपने बैरियर से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इससे लिया बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि वो बैरियर उन तीनों मॉन्स्टर को भी मार देता है और औरम के वीक हो जाने की वजह से अमेलिया मूव करने लगती है। तभी अकीरा औरम पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करके कहता है बच्चे तुझ में इतना ही दम था क्या, साले बच्चे तेरी माँ की। औरम कहता है कोई फायदा नहीं, हम डीमन सरेंडर नहीं करते। अकीरा अपने मन में सोचता है कि ये डीमन ह्यूमन से
अलग नहीं लगता, मैं इसे नहीं मार सकता। तभी यहाँ पर एक मैजिक सर्कल बनता है और उसमें से एक डीमन बाहर आता है जिसका नाम है माहिरो और वो एक सेकंड ग्रेड डीमन है। वो अकीरा से कहता है और हम तुम्हारे लिए काफी बैड अपोनेंट था, तुम्हें तो चौको मुझे ही देना पड़ेगा। अकीरा सोचता है इस समय मुझे नहीं पता कि क्या करना सही होगा। अब नाइट अकीरा को वार्निंग देता है कि वो उस बंदे से ना लड़े क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बंदा पहले औरम को पीछे करता है और अपनी पावर यूज करके लिया के बैरियर को तोड़ देता है, जो देखकर लिया भी शॉक हो गई थी। और अब वो बंदा डायरेक्ट अमीलिया पर अटैक करता है। जब अकीरा जाकर उसे संभालता है तो वो बंदा कहता है मैंने बस अमीलिया को जख्मी किया है जिससे मुझे इसे ले जाने में आसानी हो। जो सुनकर अकीरा गुस्सा हो जाता है तो नाइट उससे कहती है कि उसकी बहकावी में मत आओ। अकीरा चाहता था कि वो कैसे न कैसे करके अमीलिया को यहाँ से बाहर ले जाए। वो बंदा कहता है कि उन लोगों ने मुझे कितना सस्ता सा काम दे दिया और एक पावर का यूज करके वहाँ के सारे दरवाजों पर अपना ब्लॉक मैजिक यूज कर देता है जिससे वो बाहर न जा पाए। और वो बंदा बताता है कि उसका नाम माहिरो है और वो भी इस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हुआ है। जो सुनकर अकीरा शॉक हो जाता है कि फिर ये आखिर डीमंस के साथ क्यों है। वो बंदा फिर अकीरा पर अटैक करने लगता है जो अकीरा को लगते भी हैं। अकीरा भी उस पर अपने अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है पर उस बंदे की ताकत के आगे अकीरा टिक नहीं पाता। पर जब माहिरो उस पर एक और अटैक करता है तो अकीरा अपना शेडो मैजिक यूज करके उसके अटैक को एब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन माहिरो जानता था कि अकीरा का माना खत्म होने की वजह से उसका मैजिक भी बंद हो जाएगा। माहिरो वापस से हमला करने वाला था कि तभी नाइट आकर कहती है कि मास्टर अकीरा अब तुम हट जाओ, आराम करने के बाद मेरी पावर से रिकवर हो चुकी है। ओह तो अब तुम इनके तरफ हो चुके हो। तभी नाइट अकीरा से एक रिस्की चीज करने को कहती है। नाइट उससे मना करता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, हम इससे वैसे ही लड़ेंगे। लेकिन नाइट उसकी बात नहीं मानती और एक मैजिक को यूज करती है जिससे वो कमांडर सैरन के रूप में आ जाती है और अकीरा से कहती है कि वो इस फॉर्म में उससे लड़ सकती है लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसलिए हमें ये जल्द खत्म करना होगा। और फिर वो दोनों मिलकर माहिरो से लड़ने लगते हैं। नाइट अपना एक मैजिक यूज करती है जिसको माहिरो डिफेंड कर लेता है। नाइट बिल्कुल अकीरा के ऑर्डर्स को लेकर माहिरो से फाइट कर रही थी उसके साथ मिलकर और उन दोनों की टीम वर्क की वजह से वो माहिरो को घायल करने में कामयाब भी हो जाते हैं। नाइट कहता है हमें ये जल्द खत्म करना होगा। अकीरा कहता है हाँ और वो फाइनल अटैक करने ही वाला था कि तभी माहिरो गुस्से में कहता है कि मैंने बहुत सह लिया और तभी वो अपने एक मैजिक का यूज करता है जिससे अमीलिया अकीरा पर पीछे से अटैक कर देती है क्योंकि माहिरो ने उसे अपने मैजिक से कंट्रोल में ले लिया था। अमीलिया को जब ये रियलाइज होता है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और अकीरा घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं। अमीलिया चिल्ला चिल्ला कर अकीरा से माफी मांगने लगती है। अकीरा उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम उसके कंट्रोल में थी इसी वजह से तुमने ये किया, टेंशन ना लो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। लेकिन अमीलिया और नाइट उसके लिए परेशान हो रहे थे। लेकिन इसकी ग्रांड मस्ती तो देखो, हीरो बनने का भूत अभी भी सवार है। अकीरा कहता है टेंशन मत लो मैं अभी मरने नहीं वाला क्योंकि मुझे अभी कमांडर सैरन का बदला भी तो लेना है। और ये बोलते ही उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और अकीरा को अपने आप ही हील करने लगता है। उसे रोकने के लिए माहिरो उस पर अटैक करता है लेकिन अकीरा का सिस्टम उसकी फाड़ देता है जिसके बाद अकीरा की बॉडी हील हो जाती है और उसका वो खड़ा हो जाता है। माहिरो उस पर अटैक करता है पर उल्टा अकीरा अपने शेडो मैजिक का यूज करके उसे कैद कर लेता है और माहिरो अपने सिस्टम से पूछता है कि एक ह्यूमन डीमन को कैसे हरा सकता है। उसका सिस्टम कहता है कि हमेशा हार्ड वर्क की सफलता का कारण नहीं होता, पावर हो तो सब कुछ मुमकिन है इस दुनिया में। माहिरो से ये बकचोदी बंद करने को कहता है और अमेलिया के ऊपर एक मैजिक सर्कल कास्ट कर देता है। अकीरा होश में आते ही उस मैजिक सर्कल के सामने आ जाता है जिससे वो अमेलिया को बचा सके, लेकिन उससे पहले ही वो मैजिक सर्कल डिसअपीयर होने लगता है जो किया था किरो ने। वो यहाँ आ चुका है और उसने माहिरो के सारे बैरियर्स को भी हटा दिया था। माहिरो से कहता है तुम बीस्ट फोक होने के बावजूद भी इतना लंबा जी रहे हो और अब तक उसे अपनी औकात पता चल चुकी थी तो वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके औरम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अकीरा किरो से बोलता है तुम लिया और डीमन लॉर्ड को भी जानते हो ना, पर किरो उससे आराम करने को बोलता है। इसके बाद अकीरा बेहोश हो गया था और 3 दिन बाद उसकी आंखें खुलती हैं जिसके पास नाइट और अकीरा बैठे हुए थे और वो अमेलिया को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। किरो वहाँ आकर अकीरा को बताता है कि उसने लिया को वापस से रॉयल पैलेस में भेज दिया है और फिर वो बाहर से किसी को अंदर आने को बोलता है। वो सब जब अंदर आते हैं तो अकीरा देखता है कि ये सारे ही उसके गेंडू दोस्त लोग थे, पर वो लोग अकीरा से मिलकर खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अकीरा उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें रॉयल पैलेस छोड़ने में दिक्कत नहीं हुई। वो लोग बताते हैं कि उन्हें पहले से ही निकाल दिया गया है। फिर आसा ही ना अकीरा से पूछता है कि क्या अब तुम हमें ज्वाइन करोगे। अकीरा उनसे पूछता है कि आखिर तुम करने के वाले हो। सुकासा उन्हें बताता है कि हम डीमन लॉर्ड को चौको देने वाले हैं, लेकिन नाइट उनका मजाक उड़ाती है क्योंकि डीमन लॉर्ड को चौको देना इतना आसान नहीं है। नाइट की इस बात को सुनकर एक लड़की गुस्सा हो जाती है तो अकीरा नाइट को थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर भेज देता है और फिर सुकासा बोलता है कि हमें राजा से बात करनी चाहिए, शायद वो
वो हमें वापस से हमारी दुनिया में भेज दे। और फिर वो सभी अकीरा को उनके साथ ज्वाइन होकर लड़ने को कहते हैं। पर अकीरा को राजा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और उसे तो कमांडर का बदला भी लेना है और उसे उन लोगों का भी ख्याल आता है जिन्हें की मार दिया गया था बस हीरो उसको यहाँ बुलाने के लिए। अकीरा के दोस्त उससे इसके बारे में पूछते हैं तो अकीरा कहता है कि मैं भी घर जाना चाहता हूँ, जो सुनकर अमीलिया दुखी हो गई थी। अकीरा अपने क्लासमेट से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मैं हर समय तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, पर वो घर जाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। जो सुनकर अमीलिया रूम के बाहर चली गई थी, जो कि अकीरा ने देख लिया था, तो वो अपने क्लासमेट्स को बोलता है कि मैं कुछ सोच के बताऊंगा और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्लासमेट्स कहते हैं कि अकीरा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर सुकासा कहता है कि हमें अकीरा के साथ रहना चाहिए और उससे थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। इधर अकीरा अमीलिया के पास आता है जो कि एक चट्टान के ऊपर खड़ी थी। अमीलिया उससे बोलती है कि मुझे पता है कि हम एक दिन जरूर बिछड़ जाएंगे और इसी की वजह से मैं बहुत डरती हूँ। अमीलिया बताती है कि जब मैं बहुत डर गई थी तब मैंने तुम पर पीछे से अटैक किया था क्योंकि तुम मुझसे अपनी दुनिया में वापस जाकर मुझे भूल जाते। अकीरा बोलता है कि देखो मैं बात करने में इतना अच्छा नहीं हूँ और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपनी बीच वाली उंगली पर कट लगा लेता है और बताता है कि हमारे वर्ल्ड में अपने पार्टनर को इस फिंगर में रिंग पहनानी होती है, तुम बोलो तो मैं इसी पर घाव बना दूं। और अकीरा उससे अपना लव कन्फेस करता है, जो सुनकर अमीलिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी उससे अपना लव कन्फेस करती है, जिस पर वो दोनों अपनी फिंगर पर घाव बना के रिंग बना लेते हैं। और अकीरा उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। और फिर इन दोनों के बीच होता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये देखना है तो कहीं और जाओ। उसके बाद हम सुकासा की टीम को देखते हैं जो कि बात कर रहे थे कि शायद अकीरा हमें अपने लेवल का नहीं समझता इसलिए वो हमारी टीम में ज्वाइन नहीं हुआ। तभी एक बंदा बताता है कि यहाँ पास में एक फेस्टिवल लगने वाला है जिसमें एक कंपटीशन भी रखा जाता है, पर जो भी उसे जीतता है वो गायब हो जाता है। शायद उन्हें बंदी बनाकर ब्लैक मार्केट में उनकी नीलामी की जा रही है। जो सुनकर आसाहीना बोलता है कि अगर हम उस किडनैपर को पकड़ लें तो फिर शायद अकीरा हमें ज्वाइन होने के काबिल समझेगा। जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और इस बात के लिए मान जाते हैं। और इसी के अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है कि मैं शुरू करने वाली हूँ। उसके बाद ये सारे लोग अमीलिया और अकीरा के साथ उस फेस्टिवल में जाने लगते हैं। तभी फेस्टिवल में उन्हें शोर सुनाई देता है। अकीरा जब वहाँ जाकर देखता है तो एक लेटी नाम की लड़की उससे कहती है, देखो ना मिस्टर, इन लोगों ने डीमंस को कॉन्टेस्ट में बैन किया हुआ है। अकीरा सोचता है कि ये डीमन है, फिर भी मैं इसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। और शायद से ये लड़की नाइट को देखकर डर जाती है और अकीरा से चिपक कर कहती है, प्लीज इन लोगों को मुझे कॉन्टेस्ट में लेने के लिए बोलो। पर तभी जेलिसी में आकर अमीलिया उससे अकीरा को दूर करती है। वहाँ पर रिसेप्शन से उनकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगती है और अमीलिया की आईडी देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसे पहचान गई थी, जिस वजह से वो उन्हें अंदर जाने के लिए अलाउ कर देती है। अकीरा अमीलिया से पूछता है कि क्या हम लेटी को अपने साथ ले चले। अमीलिया कहती है कि हाँ तुम उसे ले जा तो सकते हो, पर उससे ज्यादा चिपकना मत। और लेटी नाइट को पहचान गई थी। अकीरा उससे इस सब के बारे में पूछता है तो नाइट उससे कहती है कि वो बाद में उसे सारी चीजें बताएगी। लेटी उनसे बोलती है कि अभी कॉन्टेस्ट शुरू होने में थोड़ा टाइम है तो क्यों ना हम जब तक थोड़ा घूम ले। तभी फेस्टिवल में लेटी सबको चिल्ला चिल्ला कर अपना नाम बताने लगती है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसे वोट करने के लिए कहती है और वो जबरदस्ती जाकर एक लड़के की शर्ट पर अपना साइन कर देती है, जो देखकर नाइट अकीरा को बोलता है कि लेडी लीटे का व्यवहार थोड़ा अलग है। तभी दो लड़की अकीरा को देखकर वहाँ से भाग जाती हैं तो अकीरा कहता है शायद मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। फिर वो बताता है कि उसे लोगों ने डीमंस को मारते हुए देख लिया है, जिस वजह से लोग उसे डार्क असासिन और साइलेंट असासिन के नाम से फेमस कर रहे हैं। जो सुनकर अकीरा बोलता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था। तभी क्रो अकीरा को एक येलो पेंडेंट देकर कहता है कि ये मुझे गिल्ड ने तुम्हें देने को बोला था, वो लोग तुम्हें सीधा येलो रैंक में प्रमोट कर रहे हैं। आसाहीना बताता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास भी येलो पेंडेंट है, तो तुम्हें एडवेंचरिंग के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो तुम हमसे पूछ सकते हो। तभी अमीलिया खाने की आवाज सुनकर वहाँ से चली जाती है। तभी सुकासा आसाहीना के स्किल को उस कॉन्टेस्ट में यूज करने के लिए बोलता है, जिस पर आसाहीना कहता है कि मेरी स्किल ऐसे कामों के लिए नहीं है। और अकीरा ने नाइट को अमीलिया के पीछे भेज दिया था, जिसे देखकर सारे लोग डरने लग रहे थे। अकीरा क्रो से पूछता है कि तुम हमारे साथ क्यों आए, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम फेस्टिवल में इंटरेस्टेड नहीं हो। क्रो कहता है तुम्हें पता है कि मैंने अपनी बहन का बदला क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहेगी, बल्कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। बीस्टमैन भले ही ऊपर से ना दिखे पर अंदर से मेरी ताकत कम होती जा रही है और मेरी बहन का कातिल हमेशा बॉडीगार्ड से घिरा हुआ होता है, उसे मारना आसान नहीं
नहीं है और मेरी बहन के कातिल का नाम है ग्रैम क्लस्टर। जो नाम सुनकर अकीरा शॉक हो जाता है क्योंकि जब पहले उन पर हमला हुआ था उन बंदों को ग्रैम क्लस्टर ने ही भेजा था। क्रो बताता है कि जब अमेलिया इस कंट्री में आई थी तभी ग्रैम ने उसकी इंफॉर्मेशन डीमन को भेज दी थी। अकीरा कहता है तुम इतना श्योर हो कि ये कैसे कह सकते हो? क्रो कहता है जब तुम सोते थे तो मैं ये जांच कर चुका था। मैंने लिया के स्टाफ में मैजिकल स्टोन छिपा दिया था जिससे उसे पता चला कि सब मुसीबत में है। क्रो कहता है कि उसने उनकी जान इसलिए बचाई ताकि वो एक दिन उसका एहसान चुकाए और अब उसके पास अकीरा के लिए एक काम है। जो सुनकर अकीरा शॉक हो जाता है तो क्रो उससे कहता है कि जल्दबाजी मत लो, सोच समझ कर जवाब देना। तभी गिल्स आकर कहता है कि हमें जल्दी चलना होगा वरना हमें बैठने की जगह नहीं मिलेगी। पर वो लोग हीरोज हैं तो उन्हें बैठने के लिए बहुत अच्छी सीट भी मिली थी जो बस अकीरा की वजह से ही हो पाया है क्योंकि उसने उन सभी के स्टैंडर्ड हाई कर दिए हैं। सभी लोग बारी बारी से कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। तभी होस्ट अमेलिया का नाम लेता है और जब वो वहाँ आती है तो अकीरा उसे देखकर शॉक हो जाता है। और लास्ट पार्टिसिपेंट होती है लेटी। सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लेटी वहाँ एक स्टोन रखती है जिससे स्टेज एक डिस्को बन जाता है। फिर वो अपनी शॉल हटाकर सभी को उसे वोट करने के लिए कहती है। फिर जब काउंटिंग होती है तो पता चलता है कि लेटी और अमेलिया दोनों ही फर्स्ट प्लेस पर आए थे। लेटी कहती है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की फिर भी मैं अमेलिया को नहीं हरा पाई। अकीरा कहता है तुम उसके बराबर तक पहुंची हो, इस पे तुम्हें प्राउड होना चाहिए। तो लेटी कहती है कि तो अब मैं जब इतना आगे आ चुकी हूँ तो क्या तुम अब मुझे पसंद करते हो? अकीरा कहता है देखो ये दिल बस अमेलिया के लिए धड़कता है। लेटी कहती है मुझे पता है तुम्हें बस बड़े बड़े पसंद है। अकीरा कहता है तुम इतनी गंदी गंदी बातें करती हो, तुम्हारे पापा तुम पर गुस्सा नहीं होते क्या? तभी नाइट बताता है कि तुम्हें पता भी है ये किसकी बेटी है, ये डीमन लॉर्ड की बेटी है। जो सुनकर वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ग्रैम क्लस्टर भी दूर से बैठकर इन सभी लोगों को देख रहा था और कहता है मुझे कुछ पकने का एहसास हो रहा है। फिर होटल में सभी कल के होने वाले कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे और अमेलिया की तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ से नहाने के लिए चले जाते हैं। तो क्रो अकीरा से पूछता है कि क्या तुमने रिक्वेस्ट के बारे में सोचा? अकीरा कहता है कि मैं उसके बारे में सोचूंगा। ये बात सुनकर अमेलिया परेशान हो गई थी तो वो कहती है कि अकीरा तुम बहुत दिनों से अच्छे से नहीं सोए। तो वो जबरदस्ती उसे ले जाकर बेड पर पटकती है और उसे अपना एक मैजिक यूज करके सुला देती है। वो जब वापस आती है तो क्रो कहता है ये तो बहुत फोर्सफुली था। पर अमेलिया कहती है कि वो सब छोड़ो, तुमने अकीरा के मन में क्या डाल दिया है? मैं उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी जो वो नहीं चाहता। क्रो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने बस अकीरा से काम करने के लिए बात की थी जिसके लिए वो सोच के बताएगा। मैं अकीरा को फोर्स नहीं कर रहा, पर अकीरा के मन में अगर कुछ ऐसा करने का ख्याल आया तो वो बस तुम्हारे लिए ही ऐसा करेगा। जो सुनकर अमेलिया थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर अगली मॉर्निंग सभी लोग अपनी प्राइज को कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं पर अकीरा नहीं जाता क्योंकि वो अभी भी अमेलिया की मैजिक की वजह से सो रहा था। जिस वजह से अकीरा के दोस्त सोच रहे थे कि अकीरा यहाँ नहीं है तो हम उस ह्यूमन किडनैपर से अच्छे से लड़ सकेंगे। उन्हें प्राइज कलेक्ट करने के लिए किसी अजीब सी हवेली पर बुलाया गया था पर तभी वहाँ कुछ असैसिन्स आकर अमेलिया से बोलती है कि तुम्हें मास्टर ग्रैम ने बुलाया है। पर अमेलिया ग्रैम की बेइज्जती करते हुए कहती है कि मैं उस चूतिए के पास नहीं जाऊंगी। जो सुनकर वो असासिन उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो डिफेंड करने के लिए हमारी हीरो पार्टी भी तैयार हो जाती है। पर अमेलिया अपना ग्रेविटी मैजिक यूज करके उन असासिन को दबा के उनसे पूछती है कि ग्रैम मुझे क्यों बुला रहा है, उसे क्या चाहिए। और अमेलिया के टॉर्चर के बाद वो बकने लगती है कि यहाँ जो कोई भी कॉन्टेस्ट जीत कर आता था ग्रैम उनको किडनैप करके उनके ऑर्गेन्स को सेल कर देता था और पैसों के दम पे उनके मिसिंग होने के रूमर्स फैला देता था। और ये जान के कि वो लोग अमेलिया को भी बेचने वाले थे तो अमेलिया को गुस्सा जाता है पर लेटी उसे होश मिलाकर कहती है कि तुम्हें इन्हें मारना नहीं चाहिए। अमेलिया बोलती है कि पर इन लोगों ने बहुत से क्राइम किए हैं, इनका तो वही काट देना चाहिए। पर लेटी ने नारुतो देखा है, वो कहती है कि हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, बुरे लोगों की भी कुछ स्टोरी होती है। ये सुनकर अमेलिया शॉक हो जाती है और उसके स्किल यूज करने की वजह से अकीरा और उसका माइंड कनेक्ट हो गया था तो वो भी ये सब देख पा रहा था। लेटी कहती है कि अगर तुम्हें किसी को मारना है तो जब मारो तब मैं आसपास नहीं हूँ। ये सुनकर अकीरा भी सोचता है कि मैं भी अमेलिया को किसी को मारते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए वो लेटी को थैंक यू कहता है। जिसके बाद वो गिल्स से क्रो और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। गिल्स बताता है कि क्रो पहले स्टूडेंट्स को ट्रेन किया करता था और उसके स्टूडेंट्स में से एक उसकी माँ थी, लेकिन वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका दिमाग पागल हो गया, इसलिए क्रो ने गिल्स को अपना लिया था। ये सुनकर अकीरा समझ जाता है कि क्रो असल में एक अच्छा बंदा है। गिल्स कहता है कि अगर तुम्हें उसका फेवर लौटाना है तो तुम्हें फैसला जल्द ही लेना होगा क्योंकि क्रो के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तभी नाइट इन्वेस्टिगेशन करके वापस आ जाती है और बताती है कि कॉन्टेस्ट में
नजर रखने वाले डिवाइसेस ग्रैम क्लस्टर ने ही लगाए थे। वो पहचान जाते हैं कि यही डिवाइसेस तो महल में भी लगे थे और ये कैमरेस जैसा ही काम करते हैं। अकीरा शौक हो जाता है कि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी कैसे है। तो नाइट बताती है कि जो पिछली हीरोज पार्टी थी उन्होंने ही हमें और भी सारी चीजों के बारे में सिखाया था। तभी अमेलिया और बाकी सब भी वापस आ जाती हैं। तो अकीरा उन सबसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि कॉन्टेस्ट का सीधा कनेक्शन ह्यूमन ट्रेड से है। आसाहीना कहता है हाँ, पर हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम उस किडनैपर को पकड़ के तुम्हारे सामने अपने आप को साबित करना चाहते थे जिससे तुम हमारी टीम में आ जाओ। अकीरा कहता है कि कोई बात नहीं, पर अब से सारा मामला मैं ही संभालूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ग्रैम अमेलिया के पीछे आए। क्रो बताता है कि ग्रैम खुद को कैपिटल में गिल्ड मास्टर की तरह दिखाता है, उन्हें वहीं पर जाना चाहिए। अकीरा कहता है ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा, पर क्रो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ जिससे मैं तुम्हें गाइड कर पाऊँ। अकीरा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे इस फैसले पे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। और यहाँ बाकी सब प्लान बनाते हैं कि वो डीमन टेरिटरी के किनारे पर जाके वहाँ रुकेंगे। क्रो उन्हें एक सेफ हाउस दिखाता है जो पुरानी हीरो पार्टी इस्तेमाल करती थी। और कुछ देर बाद अमेलिया क्रो के पास आती है और उससे कहती है कि अकीरा के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट का बोझ डालना बंद करो, मुझे सिखाओ, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगी। क्रो कहता है कि तुम्हें क्यों सीखना है। वो कहती है कि क्योंकि मैं उन डीमंस के निशाने पर हूँ, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि अकीरा के रास्ते में ज्यादा परेशानियां ना आए। पर क्रो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हार्ड ट्रेनिंग को सह पाओगी। इधर गिल सबके साथ अकीरा को विदा करता है और एक पोटली देकर उसे कहता है कि जब तुमने महल छोड़ा था तो तुमसे ये छूट गया था। अकीरा पूछता है कि इसमें क्या है। गिल्स कहता है कि मुझे नहीं पता, आई थिंक सैरिन ने तुम्हारे लिए तैयार किया होगा। आसाहीना अकीरा से कहता है कि वो अपना ख्याल रखे और वापस जब हम मिलेंगे तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और फिर सभी उन्हें बाय कहते हैं। वो एक कैरेज में बैठकर वहाँ से जा रहे थे और हम देखते हैं कि क्रो की हार्ड ट्रेनिंग की वजह से एमिलिया बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वैसे ऐसी कौन सी हार्ड ट्रेनिंग कर ली इन्होंने। क्रो कहता है कि ये मेरी पहली स्टूडेंट है जो 3 दिन तक टिक पाई है। और क्रो एक आंटू झांटू कहानी की वजह से अमेलिया की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। उस कहानी में एक लड़की डीमन से लड़ती थी और अपने लोगों को बचाती थी। अकीरा क्रो से पूछता है कि जब तुम उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हो तो तुमने स्टार्टिंग में उसके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया था। क्रो कहता है कि पहले मैं इसे बहुत एरोगेंट समझता था, पर अब मुझे असलियत मालूम चल चुकी है कि अमेलिया एक बहुत अच्छी लड़की है। और क्रो बताता है कि मैंने अमेलिया को एक ऐसा मैजिक सिखाया है जो कि पुरानी हीरो का था और उससे तुम किसी भी मैजिक को उल्टा कर सकते हो। पर उसके लिए एक पुरानी भाषा सीखनी होती है जिसका हर लेटर इतना पावरफुल होता है कि एक गलत पढ़ने पर दिमाग हिल जाए। पर अमेलिया ने अपने दिमाग का यूज करके इसे आसानी से सीख लिया है। पर क्रो तुम ये मुश्किल चीज कैसे सीखे थे। क्रो बताता है कि देखो मेरे और मेरे भाई के पास टाइम ही टाइम था क्योंकि बीस्ट फोक की जिंदगी बहुत लंबी होती है, पर इसका एक ड्रॉबैक भी है कि आगे चलकर तुम अपनी ही जिंदगी से परेशान हो जाते हो। ये सुनकर अकीरा को लगता है कि शायद क्रो की लाइफ बहुत मुश्किल से भरी होगी। और इधर नाइट कैपिटल में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है कि तभी उसे लेटी दिखाई देती है जो उससे पूछती है कि अमेलिया और अकीरा कहाँ पर हैं। नाइट उसे कहता है कि मास्टर तो अभी एक मिशन के लिए गए हैं। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। और इधर सुबह वो लोग और एक कैपिटल पहुँच जाते हैं। क्रो कहता है कि यहाँ मैं रहने के लिए जगह ढूंढने जा रहा हूँ, जब तक तुम थोड़ा यहाँ घूम लो। तो अमेलिया और अकीरा अपनी डेट बनाने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ वो दोनों बहुत ही खुश थे। अमेलिया कहती है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं आगे स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी जिससे तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। पर तभी वो वहाँ लिया से मिलते हैं और एक दूसरे को दोबारा वो लोग देखकर खुश हो जाते हैं। और बोट राइड पे वो महल की तरफ देखते हुए ने बताती है कि पापा ने खास तुम्हारे लिए बूफे रखा है। अकीरा लिया को थैंक यू कहता है क्योंकि औरम वाली फाइट में उसने उसकी जान बचाई थी। और अकीरा उसके बैरियर मैजिक की तारीफ करता है तो लिया भी उसके शेडो मैजिक की तारीफ करती है। पर अकीरा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मैजिक तारीफ के लायक है क्योंकि उसमें मेरा शरीर खुद ब खुद काम करता है। फिर ये लोग किंग एक्सोनम से मिलते हैं। राजा कहता है कि चाहिए मेरी गोद ली हुई बेटी हो, पर तुमने इसकी जान बचाई थी और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहता हूँ। और अकीरा से कहता है कि अकीरा मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अकीरा कहता है ठीक है, पर पहले मैं सुनूंगा फिर बाद में हाँ बोलूंगा। किंग के गार्ड कैप्टन को अकीरा का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता और अकीरा पर गुस्सा करने लगता है। राजा बोलता है कि काम बस एक इंसान को खत्म करने का है। जो सुनकर अकीरा इस काम के लिए सीधा मना कर देता है। पर जैसे ही राजा बताता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्रैम क्लस्टर है। जो सुनकर अकीरा खुश होकर तुरंत हाँ कर देता है क्योंकि अकीरा को भी ग्रैम क्लस्टर को चौको देना है, तो ऊपर से उसका काम भी हो जाएगा और किंग के सामने उसकी हवाबाजी भी हो जाएगी। राजा बताता है कि ग्रैम क्लस्टर पहले हमारे यहाँ काम करता था पर उसने हमें धोखा दे दिया। पर अकीरा को राजा की बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि ग्रैम को मारने के लिए अकीरा के पास पहले से ही रीजन है। राजा अकीरा को प्रोटेक्शन देने की बात करता है
जाए, पर अकीरा कहता है कि नहीं, मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। गार्ड कैप्टन फिर से गुस्सा हो जाता है क्योंकि प्रोटेक्शन वही देने वाला था। अकीरा कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ताकत पर डाउट है तो क्यों ना एक मुकाबला हो जाए, तो आ जाओ बहनचोद, कर लो एक हाथ। किंग कहता है तो ठीक है, तैयार हो जाओ। जिसके बाद फाइट स्टार्ट होती है, पर अकीरा बिना तलवार के लड़ने वाला था। कैप्टन गार्ड उस पर अटैक करता है जो कि बहुत ही खतरनाक था। जमीन तो टूटते ही जा रही थी, पर अकीरा उसके सारे अटैक से बच जाता है और अपनी कुनाई को सीधा उसके पैर में मारता है। वो कहता है कि चलो मैं बहुत खेल लिया, पर वो एक ही अटैक में उसके हथियार को तोड़ के उसे हरा देता है। और ये देखकर राजा तो शॉक हो गया था। अमीलिया कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड पर दोबारा शक मत करना, पर राजा अपना गटर जैसा मुंह खोल के एक बहुत बेकार बात कहता है कि तुम लोगों की उम्र बराबर नहीं है तो जिंदगी एक साथ कैसे चलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रो ने एक होटल ले लिया था जिसका रूम बहुत ही शानदार था, और क्रो अकीरा से कहता है कि तुम मुझे एक आदमी की याद दिलाते हो, उसे भी ज्ञान की बहुत भूख होती थी, हर समय किताबों में घुसा रहता था। और क्रो कोई और नहीं बल्कि सेरेन की बात कर रहा था, जो सुनकर अकीरा शॉक हो जाता है। अकीरा कहता है कि मैं सेरेन की बहुत रिस्पेक्ट करता था और जिसने भी उसे मारा होगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। क्रो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि तुम मेरा काम करके ये काम भी कर सकते हो तो। अकीरा पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। क्रो बताता है कि जिन नाइट रेवन के हाथों राजा ने सेरेन को मरवाया था उन्हें ग्रैम नहीं भेजा था, जो सुनकर अकीरा शॉक हो जाता है और फैसला करता है कि अब तो वो ग्रैम को नहीं छोड़ने वाला। क्रो कहता है कि अब तो तुम्हारे पास और भी रीजंस आ चुके हैं ये काम करने के लिए, पर अगर तुम इस बात को मान लेते हो तो मैं तुम्हें डीमन रेल्म के रास्ते तक ले जाऊंगा और तुम्हारी काफी चीजों में मदद भी करूंगा। पर अमीलिया उससे कहती है तुम इसे उकसाओ मत, अकीरा किसी को नहीं मार सकता। पर अकीरा कहता है नहीं, पहले ग्रैम ने सेरेन को मरवाया और अब वो तुम्हारे पीछे भी है, ऐसे आदमी का तो मर जा नहीं, ठीक है। क्रो बताता है कि ग्रैम की प्रोटेक्शन के लिए कुछ खास सैनिक होते हैं जिन्हें वो कोई स्पेशल पोशन पिलाता है, जिसके बाद वो सैनिक और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अकीरा कहता है कि शायद इसी वजह से सेरेन उनसे अकेला नहीं लड़ पाया था। क्रो अकीरा से कहता है कि उसे जल्दी फैसला लेना होगा क्योंकि ग्रैम अपनी आर्मी को बढ़ा रहा है। वो डीमन से गुलामों की तस्करी करता है जिससे कि उसे उनसे वो हब्स मिलते हैं जिनसे वो वाले स्पेशल पोशन बनाता है, और दिन प्रतिदिन उसकी आर्मी बढ़ती ही जा रही है। अकीरा कहता है कि ग्रैम बहुत चालू चीज है, पर कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अकीरा कुछ सोचते सोचते वहाँ से चला जाता है और अमीलिया भी उसके पीछे चली जाती है। क्रो कहता है कि फैसला तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें इसे जल्द ही लेना होगा। और अगली सुबह अकीरा क्रो के पास वापस आता है, पर तभी लिया वहाँ कर अकीरा से अपने फादर की तरफ से माफी मांगती है। और क्रो को भी वहाँ पता चल गया था कि किंग ने अकीरा से ग्रैम को मारने की रिक्वेस्ट की है। लिया वापस से अकीरा और अमीलिया से माफी मांगती है तो वो दोनों से माफ कर देती हैं, और इसके बाद वो सब मूड फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने जाती हैं। तभी अमीलिया उनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हो, मैं अकीरा के साथ थोड़ा निब्बी निब्बा वाली हरकतें करना चाहती हूँ। क्रो कहता है चलो ठीक है, और उनके जाने के बाद अमीलिया उसे बताती है कि मैंने उन दोनों को हमसे इसलिए अलग किया क्योंकि लिया क्रो को पसंद करती है, मैं उन्हें थोड़ा करीब ला रही हूँ। अकीरा कहता है तुम्हें उनका एज गैप तो पता है ना, दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। अमीलिया कहती है वो सब छोड़ो, एज तो बस एक नंबर है, और हाँ मैं तुमसे कुछ प्राइवेटली बात करना चाहती हूँ। और वो क्रो की रिक्वेस्ट के बारे में उससे सोचने को कहती है क्योंकि वो उसके बिना ही डीमन रेल में जाने वाला है। वो उसे लिया की भी बातों का याद दिलाती है कि कैसे डीमंस की भी बैक स्टोरी होती है, उनका भी एक ट्रॉमा होता है। और इधर हम लेडी को देखते हैं जो कि नाइट के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए निकली थी। नाइट कहती है कि मुझे हैरानी हो रही है कि तुम मेरे साथ बोर नहीं हो रही। लेडी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपने बाप से दूर जाना चाहती हूँ, भले ही वो डीमन किंग है, पर मैं अपनी जिंदगी उन पर वेस्ट करना नहीं चाहती। और तभी लेडी कुछ खाने के लिए एक शॉप में जाती है। वहाँ शॉपकीपर उससे कहता है कि क्या तुम शहर जा रही हो। लेडी कहती है कि हाँ मुझे वहाँ काम ढूंढने के लिए जाना है। वो बंदा उसे कहता है कि तो तुम्हें गिल्ड मास्टर के साथ एडवेंचर का काम करना चाहिए, वो मेरे बॉस है, वो भी ट्रेड का ही काम करते हैं और जितना काम करोगी उससे तो ज्यादा ही पैसे देते हैं। तो लेडी उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालती है और बाहर आकर कहती है तो ग्रैम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका तुम्हें मेरा कैसा लगा। नाइट कहती है कि मैं इसे अच्छा कह देती अगर तुमने उसकी दुकान पर अपना पेंटिंग का निशान न छोड़ा होता। और इधर अकीरा अमीलिया से कहता है कि अगर उसने क्रो की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया तो क्रो को हमेशा इस बात का पछतावा होगा कि उसने अपनी बहन का बदला नहीं लिया। दूसरी तरफ क्रो लिया को कहीं लेकर जा रहा था, वो उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं और आप मुझे यूनिवर्सल मैजिक क्यों नहीं सिखाते। क्रो कहता है कि मुझे माफ करना पर मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। क्रो लिया को एक फ्लावर गार्डन में लेकर आया था जो कि काफी ज्यादा सुंदर था। एक्साइटेड होकर लिया उन्हें छूने वाली थी पर क्रो से रोककर कहता है कि संभाल के, ये दिखने में जितने ज्यादा सुंदर है उतने ही खतरनाक भी है। तभी लिया उससे पूछने लगती है कि आप मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए, आपको तो यहाँ उसको लाना चाहिए था जिससे आप प्यार करते हो। पर क्रो कहता है बिल्कुल भी नहीं, अपनी बहन के बाद मैंने किसी भी लड़की को प्यार नहीं किया और जब तक मैं उसका रिवेंज नहीं ले लेता मैं चुपचाप
चुपचाप नहीं बैठने वाला। और इधर हम सुकासा की टीम को देखते हैं जिन्होंने खाने के लिए अभी हंट किया था और वो सभी एक दूसरे की काफी ज्यादा मदद कर रहे थे। तभी सुकासा बात करने लगता है कि अकीरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो हमें इग्नोर करता है, पर आसाहिना उसे बताता है कि अकीरा असल में ऐसा नहीं है, वो अभी काफी सारी चीजों में फंसा हुआ है, इसी वजह से उसका बर्ताव वैसा है। सुकासा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम तो बस नाम के ही हीरोज हैं, असली हीरो तो अकीरा है, वो हर सिचुएशन का सामना करता है। और इधर अकीरा ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो इस काम को करेगा। वो अमीलिया से पूछता है कि क्या ये करने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगी। अमीलिया कहती है कि नहीं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम खुद भी अपने आप से प्यार करो। और तभी अकीरा को अपना पास्ट याद आता है जहाँ वो असल दुनिया में अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, उनकी फैमिली बहुत प्यार से रहती थी। अकीरा जब भी अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता था तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते थे और उन्हें देखकर ही अकीरा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता था। प्रेजेंट में ये सोचकर अकीरा काफी ज्यादा निराश था कि वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहा। अकीरा कहता है कि अगर मैं अपनी दुनिया में चला गया तो यहाँ से किलर बन के जाऊंगा, क्या उसके बाद भी मेरी फैमिली मुझसे उतना ही प्यार करेगी। और रियल वर्ल्ड में हम अकीरा की बहन को देखते हैं जो कि कह रही थी अकीरा भैया आप कब आओगे, आप कहाँ चले गए हो। इधर नाइट और लेटी शहर में आ चुके थे। नाइट कहता है कि तुम्हें पता है ना अब हमें क्या करना है। लेटी कहती है हाँ हम यहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हैं, पर लेटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के अलावा सारे बाकी के फालतू काम करती है जैसे खाना पीना और घूमना। ये देखकर नाइट उसे कहता है कि क्या ये सारी चीजें तुम्हें मजाक लग रही हैं, तुम सीरियस हो भी या नहीं। लेटी उसे कहती है अरे तुम टेंशन मत लो, मैं सारी चीजों को एंजॉय करते करते ऑब्जर्व कर रही हूँ। तभी आगे उन्हें एक लड़का मिलता है जिससे वो थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो लड़का कुछ ज्यादा ही ठरकी था। उसकी आंखें तो लेटी के कहीं और थीं। लेटी उससे डायरेक्ट पूछती है बालक क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। वो कहता है हाँ तुम कह सकती हो, अकेले में चलो तो बताऊंगा। पर लेटी ऐसे आंटू झांटू को रिजेक्ट कर देती है जिससे उस लड़के के सामान के साथ उसका दिल भी टूट जाता है। लेटी कहती है कि नाइट ये सब छोड़ते हैं, अब हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों ग्रैम के घर पर स्काउटिंग के लिए निकलते हैं। वो एक बड़ा सा महल था जो कि चर्च के पास बनाया गया था। नाइट कहता है कि ग्रैम ने अपने महल को चर्च से भी बड़ा बनाया है जिससे वो लोगों को दिखा सके कि उसके पास चर्च से भी ज्यादा पावर है। वो बताता है कि उनका मिशन ग्रैम के बुरे कामों का सबूत ढूंढना है और उन दोनों के मुताबिक रात में ये काम करना सही होगा। जिसके बाद वो दोनों एडवेंचर गिल्ड के पास पहुंच जाती हैं और लेटी तो बिना सोचे समझे उसके अंदर चली जाती है और अंदर 3 एडवेंचरर चिल कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा लेटी से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, आज गिल्ड बंद है। लेटी उनसे कहती है कि अगर आज गिल्ड बंद है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हम मास्टर ग्रैम के एडवेंचरर हैं, हम उनके गंदे कामों में उनका साथ देते हैं, तो ज्यादा बहस किए बगैर यहाँ से चले जाओ या फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ और करूँ। वो लेटी के साथ जबरदस्ती करने ही वाला था पर लेटी अपनी स्ट्रेंथ से उसे वापस से चेयर पे बैठा देती है। उस आदमी को भी यकीन नहीं होता कि ये इसने कैसे किया और ये करने के बाद लेटी वहाँ से चली जाती है। वो बंदे कहते हैं कि इस लड़की ने ऐसा कैसे किया और जब वो उस बंदे का टूटा हुआ आर्मर देखते हैं तो उन्हें समझ में आ गया था कि लेटी में बहुत दम है। इधर लेटी नाइट से कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। वो उसे एक पास की गली में ले जाती है जहाँ से पूरी बिल्डिंग दिखाई पड़ती है। वो नाइट से कहती है कि गिल्ड वाली बिल्डिंग को ध्यान से देखो, वहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नाइट कहता है कि हाँ ऊपर कुछ गैप्स हैं, पर उन्होंने बिल्डिंग में ऐसा डिजाइन क्यों बनाया होगा। तभी लेटी उसे उठाकर वहीं फेंकती है और उससे कहती है जा पूछ के आओ। और नाइट को वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ सच में एक छुपा हुआ रूम था। नाइट को वहाँ थोड़ी छानबीन करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उसके मुताबिक उनसे अकीरा की मदद हो सकती है। वो उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अकीरा के पास आते हैं जिसके लिए अकीरा उन्हें थैंक्स कहता है। पर नाइट अपने मन में सोच रहा था कि ये काम पहले ही हो जाता अगर लेटी ने बकचोदियां ना की होती तो। अकीरा जब उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है तो उसमें ग्रैम के सारे काले काम लिखे हुए थे जैसे डीमन से ह्यूमन की तस्करी करना और बाकी के इलीगल काम करना। पर अकीरा कहता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है। नाइट कहता है मास्टर क्या हुआ, क्या डॉक्यूमेंट्स असली नहीं है। अकीरा कहता है ये ओरिजिनल जैसे लग रहे हैं, इतने डिटेल्ड हैं कि पहचानना मुश्किल है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्यूमेंट्स इतनी आसानी से उनके हाथ में कैसे लग गए। नाइट बताता है कि ये गिल्ड की बिल्डिंग में एक हिडन रूम में रखे हुए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई वहाँ तक पहुँच पाएगा। पर अकीरा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी लेटी कहती है कि शक तो मुझे भी है क्योंकि ग्रैम इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इतनी आसान जगह पे कभी नहीं रखेगा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। सब लोग अपना अपना दिमाग चला रहे होते हैं। तभी क्रो कहता है कि रीजन सिंपल है, ग्रैम खुद चाहता होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाएं, इसलिए उसने इन्हें इतनी आसानी से मिलने वाली जगह पर रखा। क्रो की बात भी सही लगती
जाती है क्योंकि इधर ग्रैम ने अपने ऑफिस में अपने 4 बंदों को बुलाया था, क्योंकि ये चारों बंदे वही होते हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन पता थी और ग्रैम को शक था कि उनमें से ही किसी ने चोरी किया है। इधर अकीरा कहता है कि इसका मतलब नाइट ने ग्रैम के गद्दार पकड़ने से पहले ही डॉक्यूमेंट को चुरा लिया, तो अब तो ग्रैम का प्लान फेल हो जाना चाहिए। पर क्रो कहता है कि ये उतना आसान नहीं होगा। ग्रैम इस सिचुएशन को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। ग्रैम के ऑफिस में चारों बंदे डर के कांप रहे थे और कहते हैं कि मास्टर हमने कुछ नहीं किया, हम आपके लिए लॉयल हैं। ग्रैम कहता है कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे गार्ड ने चोर को पकड़ लिया है और उसे टॉर्चर भी किया जाएगा जब तक वो हमें बता नहीं देता। ये सुनकर चारों बंदों की फटके हाथ में आ जाती है कि आखिर किसका नाम होगा, लेकिन एक बीस्टमैन कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था और ग्रैम ये देखते ही गार्ड से उसे मार देने का ऑर्डर देता है और वो भी उसके ऑर्डर को मानते हुए उसे चाकू देता है, जो देखकर उन तीनों बंदों की फटके 4 हो जाती है। जो देखकर ग्रैम कहता है गद्दार से तो निपट लिया गया है, अब बस असली चोर को ढूंढना बाकी है। जो सुनकर वो तीनों कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि अभी अभी ग्रैम ने तो कहा था कि चोर पकड़ा गया है, लेकिन ग्रैम कहता है कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। दूसरी तरफ अकीरा क्रो से पूछता है कि उसे ग्रैम के प्लान इतनी डिटेल में कैसे मालूम है। क्रो बताता है कि उसके सोर्सेस हर जगह हैं और उसे ये भी पता है कि रेडिस और यूरेक के बीच वॉर करने की साजिश हो रही है। रेडिस ऑफिशियली ग्रैम को रिश्वत देता है। क्रो बताता है कि अगर रेडिस को पता लग गया कि उनके सिटीजन को यूरेक के एक रॉयल ने किडनैप किया था तो यही वॉर के लिए परफेक्ट रीजन होगा। अकीरा कहता है रुको, रेडिस इतने पावरफुल देश यूरेक के साथ वॉर क्यों चाहता है। क्रो उससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि रेडिस का किंग अपनी मरी हुई बीवी को वापस लाना चाहता है। और ये बात सुनकर अकीरा शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि सेरिन ने कहा था कि किंग बिल्कुल टूट चुका है और दुनिया के रूल तोड़ने के लिए वो किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है, तो उसका मतलब इस चीज से था। अकीरा कहता है पर ये पॉसिबल कैसे है। क्रो बताता है कि एक रिवाइवल स्पेल होता है जिसका नाम इक्विवेलेंट एक्सचेंज है, जो कि बहुत पावरफुल है। ये एक स्पेल एक इंसान को जिंदा करने के लिए बहुत सारे लोगों की बलि लेता है, फिर इंसान कब मरा था कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अकीरा समझ जाता है कि रेडिस का किंग वॉर शुरू करना चाहता है ताकि एक साथ बहुत सारे लोग मरे। वो गुस्से में आकर उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देता है। क्रो कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने से वॉर नहीं रुक जाएगी और जब वॉर स्टार्ट होगी तो जो तुम्हारे क्लासमेट हैं जो कि इस दुनिया में समन किए गए हैं वो भी वॉर में लड़ते हुए मिलेंगे। अकीरा कहता है कि मुझे अपने क्लासमेट की मरने की चिंता नहीं है, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि वो बिना वजह मारी जाए। क्रो कहता है कि तो अब उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। अकीरा को रियलाइज होता है कि उसका ग्रैम को मारना एक वॉर को रोक सकता है। तभी लेडी कहती है कि मेरे पास भी एक काम की जानकारी है। वो कहती है कि शहर का एक रेस्टोरेंट एक स्पेशल मील को ऑफर कर रहा है और पास ही के एक बुक स्टोर में 70% का डिस्काउंट भी है। जो सुनकर अमेलिया खुश हो जाती है और थोड़ा फ्रेश होने के लिए अकीरा से डेट पर चलने के लिए कहती है, जिसके बाद वो मार्केट पहुंच जाते हैं, पर उन्हें स्पेशल मील के लिए बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। तो लेडी उनसे कहती है क्यों ना हम अलग अलग हो जाएं। तो इधर वो स्पेशल मील के लिए रुकते हैं और अकीरा जाता है बुक्स को खरीदने के लिए। नाइट और अकीरा जब बुक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी एक चोर अकीरा के बैग को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है, पर नाइट अकीरा को भनक लगने से पहले ही उस चोर को जाके पकड़ लेता है और अकीरा का बैग वापस लाता है। शाम के समय जब अकीरा बहुत ज्यादा उदास था तो नाइट उससे पूछता है कि मास्टर क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं, मुझे बताइए। अकीरा कहता है कि ग्रैम को मारना सही होगा और असासिन होने के नाते ये काम उस पर सुटेबल भी है, लेकिन अकीरा किसी को मारना नहीं चाहता, वो एक किलर बनना नहीं चाहता और उसे तो ये भी नहीं पता कि वो किसी को मार पाएगा भी या नहीं। नाइट कहता है कि वो अकीरा की फीलिंग समझ सकता है क्योंकि किसी की जान लेना उसे अंदर से मॉन्स्टर बना सकता है और बहुत लोगों को मारना इंसान को अंदर से तोड़ भी देता है। अकीरा जानता है कि उसे ग्रैम को मारना पड़ेगा, पर फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। नाइट कहता है कि मास्टर आपने मुझे दूसरी जिंदगी जीने का मौका दिया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ग्रैम को नहीं मार पाते तो मैं ये काम कर दूंगा। अकीरा कहता है कि पर इन सब चीजों की वजह से मैं अपने ही नजरों में गिर जाऊंगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो पहले ग्रैम से मिलेगा और जानेगा कि उसका नेचर कैसा है, वो आखिर किस तरह का इंसान है, और तभी वो डिसाइड करेगा कि उसे मारना सही होगा या नहीं। और नाइट भी उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है, जिसके बाद वो लिया और लेटी के पास वापस आ जाते हैं और वहाँ से गिल्ड बिल्डिंग जाते हैं। एमेलिया सोचती है कि वो स्टाफ से पूछ सकती है कि ग्रैम कब आता है, लेकिन अकीरा के पास उसे बाहर निकालने का दूसरा प्लान है और लेटी कहती है कि वो बाहर ही रहेगी जिससे कोई उसे पहचान न ले। अंदर जाकर उन्हें एक एडवेंचर मिलता है जो उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, दिख नहीं रहा कि अभी गिल्ड अभी बंद है। अमेलिया कहती है कि मैं फालतू लोगों से बात नहीं करती, तुम्हारा गिल्ड मास्टर कब आएगा। और इस बंदे का नाम रोल था। रोल उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने ही वाला था, पर अकीरा बीच में आकर बात को आगे बढ़ने नहीं देता। तभी वहाँ एसोसिएट आती है जिसका नाम कायरिया था। वो रोल को अकीरा के बारे में बताती है कि ये वही फेमस साइलेंट असासिन है, इनकी इज्जत करो। और अकीरा की असली पहचान जानते ही रोल अपनी औकात में आ जाता है और सर झुकाकर कहता है कि जब से मैंने अकीरा के शैडो मैजिक के बारे में सुना है मैं तब से ही आपका फैन
परेशान हो गया हूँ, लेकिन सॉरी सर जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया था, क्योंकि मुझे क्या पता था कि साइलेंट असासिन इतना सीधा साधा दिखता होगा। और वो घुटने पे बैठकर अकीरा से उसे अपना स्टूडेंट बनाने को कहता है। अकीरा कहता है, अबे भाई ये फालतू बकचोदी मत करो मेरे सामने। और तभी ग्रैम अपने गार्ड्स के साथ गिल्ड में एंटर करता है। अकीरा उसे घूर कर देखता है ये जज करने के लिए कि क्या वो उसके हाथों मरने लायक है भी या नहीं। पर ग्रैम सबको इग्नोर करते हुए अमेलिया से कहता है कि मैं तुमसे अपने मेंशन में कुछ प्राइवेटली डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सुनकर अकीरा तुरंत खड़ा हो जाता है। ग्रैम उसे नोटिस करके उससे कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर ऑल उससे कहता है कि अच्छे से बात करो, तुम्हें पता भी है ये कौन है। वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये कौन हो सकता है। ये उसी हीरो पार्टी से है ना जिन्हें डीमन लॉर्ड को मारने के लिए इस कंटिनेंट में समन किया गया है, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए। लेकिन ये तो उन कामों को छोड़कर यहाँ लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। रॉल वापस से उस पर गुस्सा हो जाता है, पर अकीरा उसे शांत कराते हुए ग्रैम से कहता है ये तुम्हारा और मेरा मैटर है, एमिलिया को बीच में मत लाना। ग्रैम अकीरा का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारा मेंटर जिसने सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो अभी कब्र में छिपकर सोच रहा होगा कि इन जैसे नल्लू को बचाने के लिए मैंने अपनी जान दे दी। और इन सारी चीजों से माहौल और ज्यादा गर्म होने लगता है। अकीरा कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? ऑब्वियसली मैं सेरेन की बात कर रहा हूँ। वो बेचारा कुत्ते की मौत मारा गया। पर कुछ भी कहो, सीन काफी इंटरेस्टिंग था। वो कहता है कि उसने पैलेस के चारों तरफ कैमरास लगा रखे थे और अगर अकीरा देखना चाहे कि वो कैसे मरा तो वो उसे उसकी फुटेज भी दिखा सकता है। ये सुनकर अकीरा के गुस्से का बांध टूट जाता है। वो कहता है कि मैंने बहुत पेशेंस रखा कि तेरे मुंह से कुछ अच्छा सुनने को मिले, ये जानने के लिए कि तू अच्छा इंसान है भी या नहीं, पर अब तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है मोटे। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जो भी रास्ते में आए उन्हें चाकू दे दो, पर प्रिंसेस अमेलिया को बिना नुकसान पहुंचाए उसके पास लाओ। एसोसिएट उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि वो रूल के मुताबिक किसी भी एडवेंचरर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन गार्ड्स को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो उसकी व्हील चेयर पे अटैक करके उसे गिरा देते हैं। ये देखते ही अकीरा अपने वेपन्स को निकाल कर रोल से कहता है कि वो कायरा को यहाँ से लेकर जाए। गार्ड अकीरा पर अटैक करता है, पर अकीरा आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन उसे लगता है कि कुछ तो अलग है, क्योंकि वो जितना स्ट्रॉन्ग उन्हें सोचा था वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तभी अकीरा अपनी कंसीलिंग मैजिक यूज करने का फैसला करता है, लेकिन वो इस बात से शॉक हो गया था कि गार्ड विजन ग्लासेस इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी मदद से वो उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है, जिस वजह से उस पर लगातार अटैक्स होते ही रहते हैं। ग्रैम अकीरा की इस बेचैन हालत पर हंसने लगता है और कहता है कि पैलेस में लगी हुई कैमरास के जरिए उसने अकीरा की एबिलिटीज के बारे में सारी चीजें जान ली हैं और बिल्कुल सेरेन की जैसी आई को डेवलप करके उसने अपने गार्ड में लगाई हैं। अकीरा के उनके खिलाफ कोई चांस नहीं था, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है और क्लोज कॉम्बैट में जाने का सोचता है, पर अकीरा के अटैक से गार्ड को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके आर्मर के चारों ओर एक बैरियर लगा था। गार्ड उस पर अटैक करता है, पर अकीरा दूसरे गार्ड का इस्तेमाल करके बच जाता है। अकीरा को लगता है कि फाइट अब उसके हाथों में जा रही है, पर तभी वो गार्ड सीधा आर्मर के थ्रू चाकू घुसा देता है और वो डैगर सीधा अकीरा में घुस जाता है। अकीरा समझ जाता है कि ये फाइट उसकी सोच से काफी ज्यादा मुश्किल है। वो अपनी शेडो पावर रिलीज करने के बारे में सोचता है, पर वो ये नहीं चाहता कि आसपास के लोगों को भी दिक्कत हो। पर तभी अमेलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके गार्ड को नीचे गिरा देती है। ये मौका देखते ही अकीरा कहता है कि यहाँ से भागो, और अकीरा विंडो को तोड़ते हुए अमेलिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागते हुए लेटी से मिलते हैं, जो कि सारी सिचुएशन को समझ जाती है और लेटी उन्हें आसमान में लाकर वहाँ से ले जाने लगती है। ये उसका फ्लाइंग मैजिक है। लेटी कहती है कि मुझे तुम्हें बचाना ही था, क्योंकि तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अकीरा नीचे का नजारा देखकर कहता है कि ऊपर से दुनिया कितनी सुंदर दिखती है, और अमेलिया भी अकीरा के साथ अपने खूबसूरत पलों को याद करने लगती है कि वो दोनों कैसे मिले और कहां से कहां आ गए। फिर वो सब होटल पहुंच जाते हैं। अकीरा लेटी से उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहता है, जिसके बाद लेटी भी ये कहती हुए वहाँ से चली जाती है कि हम फिर मिलेंगे। अकीरा अंदर आकर क्रो के साथ बैठता है और उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि कैसे ग्रैम के पास कुछ अलग तरह के गार्ड्स हैं जिन पर अकीरा का कोई भी अटैक नहीं लग रहा था, मानो जैसे उनके ऊपर एक बैरियर लगा हो, और उनके सामने अकीरा का कंसीलिंग मैजिक भी किसी काम का नहीं था। तो क्रो वापस से अकीरा को एडवाइस करता है कि मैं तो देखो कह रहा हूँ कि तुम्हें ग्रैम को मार देना चाहिए, वो साला भी अमेलिया के पीछे पड़ा हुआ है, अगर उसने अमेलिया को कुछ कर दिया तो उससे पहले ही उसे चाकू दे डालो। पर अभी भी अकीरा इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था, तो वो उससे इसके बारे में और सोचने को कहता है और वो लोग वहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं। पर आधी रात में अकीरा उठ जाता है और सोचता है कि शायद क्रो ने सही कहा था, मुझे ग्रैम को मार देना चाहिए, क्योंकि अब बात अमेलिया के ऊपर आ चुकी है। अगर उसे कुछ हो गया तो अब अकीरा पक्का फैसला कर लेता है कि वो ग्रैम को मारने जाएगा। पर तभी सेरेन से जो अकीरा को पोटली मिली थी उसमें से क्रिस्टल बाहर आता है और अचानक से एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो स्टार्ट हो जाती है। ये सेरेन की ओर से अकीरा के लिए एक मैसेज था। वो वीडियो में कहता है कि अकीरा अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। सेरेन कहता है कि अकीरा को इस दुनिया के हालातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका असली मकसद है अपनी दुनिया में जाना।
वो अकीरा से कहता है कि वो बदले की राह पर ना चले, वो सैरिन के कातिलों को ढूंढने की भी कोशिश ना करे, इन चीजों में अपनी जिंदगी ना खराब करे। सैरिन का आखिरी मैसेज देखकर अकीरा की नंगी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैरिन कहता है कि गुस्से की आग में अपने आप को जला मत लेना, इन सारी चीजों की वजह से तुम अंदर से खोखले हो जाओगे, तुम्हारा ये गुस्सा धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा, तो प्लीज इन सब चीजों में मत पड़ना। अब अकीरा का दिमाग फिर से खराब हो जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने मन बना लिया था कि वो ग्रैम को चौको दे देगा, लेकिन सैरिन का ये मैसेज सुनकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। पर अकीरा सैरिन से माफी मांगता है, क्योंकि अब सच में वो पीछे नहीं हटने वाला था, वो ग्रैम को मारने जा रहा है। अकीरा जब वहाँ से जा रहा था तो क्रू ये देखकर कहता है कि मैंने आज तक कोई भी ऐसा असासिन नहीं देखा जो किसी की जान लेने में इतना कतराता हो। क्रू उसे गुड लक विश करता है। अमेलिया भी आकर अकीरा को रोकती है कि वो ना जाए, क्योंकि उसे भी पता है कि अकीरा नहीं चाहता कि वो किसी को मार के किलर बन जाए। पर अकीरा उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने अपना फैसला ले लिया था। कड़कती ठंड में जब अकीरा वहाँ से जा रहा था तो रास्ते में उसे नाइट मिलता है। अकीरा उससे कहता है कि वो उसके पीछे ना आए, क्योंकि ये काम वो अकेला करेगा। नाइट कहता है कि मास्टर तो आज बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, लगता है आज ग्रैम की ऊपर की टिकट कटने वाली है। अकीरा फिर ग्रैम के मेंशन पहुंच जाता है, तो वहाँ पहले से ही एक असासिन था जो कि ग्रैम को ही मारने आया था। पर जब वो अपने पीछे अकीरा को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि अगर उसे बेस्ट बनना है तो बेस्ट को हरा कर ऊपर जाना होगा, लेकिन अकीरा के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी, क्योंकि अकीरा इतनी ठंड में उसे अपना मतलब उसके हाथ पैरों को तोड़ देता है, उसकी एक एक हड्डी को तोड़कर उसे मार देता है। और वहीं से वो जाता है ग्रैम के पास, जो कि आराम से सो रहा था। अकीरा उसके पास जाकर चाकू निकालता है, जिस वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं, पर हिम्मत करके वो आखिरकार ग्रैम को उसके बेड पर ही मार देता है। वो वहाँ से लौट कर आता है तो अमेलिया उसका इंतजार कर रही थी। वो बैठकर कहता है कि ग्रैम को मारने के बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो इस बात से डर जाता है कि शायद वो सच में एक रियल असासिन बन चुका है, जिससे उसने अपनी ही कसम तोड़ दी है। वो अपने आप को कोसने लगता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तो तभी उसे किंग को मार देना चाहिए था, जिससे सैरिन भी जिंदा होता और ये सारी चीजें ना होती। तभी अमेलिया पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और नाइट भी उससे यही कहता है। इससे अकीरा को थोड़ा अच्छा लगता है और कहता है कि वो अपने अगले स्टेप के बारे में सोचेगा। अगर वो अपनी दुनिया में नहीं जा सकता तो अपने क्लासमेट्स को भेज के ही रहेगा, और इस बीच अगर उसे किसी की जान लेनी पड़ती है तो वो इसके लिए भी तैयार है। और अकीरा खुद को एक असासिन के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। और यही इस एनिमे का सीजन 1 एंड होता है, और जब इसका सीजन 2 रिलीज हो जाएगा तो आपको वो इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी अगली चौको देने वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।